वेलकम टू सीए गाइस। माय नेम इज सीए दर्शन ओझा और आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर्स एंड डिबेंचर जो सीए इंटर के लॉ का टॉपिक है, उसका अगला सेक्शन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सेक्शन 61 पढ़ लिया, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉक। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टॉक? यस, जब हमने ये शेयर्स एंड डिबेंचर का चैप्टर स्टार्ट किया था तो वो टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सर शेयर्स मींस जो आपका स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल एंड इट इंक्लूड स्टॉक, यानी शेयर्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाएगा। और वो टाइम पे मैंने बोला था कि सर स्टॉक मींस क्या होता है, एक बंडल ऑफ शेयर्स, क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ शेयर्स। यस, वो टाइम मैंने इतना ही बात किया था। फिर हम लोगों ने ऑल्टरेशन में पढ़ा कैपिटल क्लॉज में कि अगर आपके पास फुल्ली पेड अप शेयर्स है, क्या आपके पास फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, या फिर आपके पास स्टॉक पड़ा है उसको आप कन्वर्ट किसमें कर रहे हो, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स में कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज माना जाएगा और आपको जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि सर स्टॉक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक का एग्जैक्ट मतलब स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा यहाँ पे हेडेक वाली बात ही नहीं है। आपको खाली समझना है कि स्टॉक होता क्या। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ दी शेयर्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ दी शेयर्स। ठीक है, सुनना भी, स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक मीन्स बंडल ऑफ शेयर्स दैट इज ग्रुप ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स मर्ज्ड इनटू वन फंड। ठीक है, यस, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर मेरे पास क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है एट ₹100 ईच, एट ₹100 ईच बराबर। यस, मेरे पास क्या है सर, 10,000 इक्विटी शेयर्स है एट ₹100 ईच। अभी मैंने क्या किया है सर, मैंने इसको, ये फुल्ली पेड है। एक याद रखना हमेशा कि अगर आपको कोई भी इक्विटी शेयर स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो इट शुड बी फुल्ली पेड। वो क्या होने चाहिए, आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए। यस और नो, अगर फुल्ली पेड नहीं है तो आप उसको स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया सर, ये ग्रुप को मैंने एक ग्रुप ऑफ शेयर्स बना दिया और मैंने क्या बना दिया, एक स्टॉक। क्या बना दिया, वन स्टॉक। यस और नो, यस, यानी कुछ नहीं है, आपको खाली प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि सर जी मेरे जितने भी शेयर्स है उसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, स्टॉक में कन्वर्ट करना है। कितने शेयर्स है मेरे पास, 10,000 शेयर्स है, तो ये एक स्टॉक में कितने शेयर्स कंसिस्ट है, 10,000 शेयर्स क्या है, कंसिस्ट है। ठीक है, यस और नो, बट यहाँ पे याद रखना सर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, यस। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंपनी कैन नॉट इश्यू स्टॉक, यानी कंपनी हमेशा इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी, कभी कंपनी स्टॉक इश्यू नहीं करेगी कि भाई एक स्टॉक ले लो 10,000 का बराबर ना, जिसके अंदर 10,000 शेयर्स है। वो ऐसा नहीं है। मैंने एक बार अगर शेयर्स ले लिया तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, बट कंपनी ओरिजिनली कभी भी आपका अपना स्टॉक इश्यू नहीं करेगी, ये याद रखना। पहला कौन सा था कि सर जब भी आप शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक में तो वो क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड। क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड। सेकंड कौन सा, कंपनी कभी भी स्टॉक इश्यू नहीं कर सकती, ओरिजिनल स्टॉक कभी भी इश्यू नहीं कर सकती। हाँ, शेयर होल्डर एट द ऑप्शन उसके हिसाब से क्या कर सकता है, उसको कन्वर्ट स्टॉक में करवा सकता है। यस और नो। नेक्स्ट है सेक्शन 61 जो अपन ने ऑल्टरेशन पढ़ा, गिव्स पावर टू कंपनी कन्वर्ट इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक बराबर ना। तो जो आपको स्टॉक का पावर है वो कहां पे दिया, सेक्शन 61 में दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकते हो। यस, अभी सर क्या क्या प्रोसीजर अपने को फॉलो करना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे अपने पास। द फर्स्ट वन इज इट इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल, यानी वो क्या बोला है कि सर एओए में क्या होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। एओए में क्या होना चाहिए, ऑथोराइज, यानी आपके एओए में लिखा होना चाहिए कंपनी कभी भी अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करवा सकती है। सेकेंड, ओआर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, यानी जब भी कंपनी ये कन्वर्जन करवाएगी तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जब भी आपने ओआर पास कर लिया, एओए में आप ऑथोराइज्ड हो, तो आपको ये नोटिस कन्वर्जन का, स्टॉक का नोटिस आपको आरओसी को देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। जिस दिन आपने वो कन्वर्जन किया है उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ेगा, बट अलोंग विथ ऑल्टर्ड एमओए बराबर ना। आपने जो एमओए में चेंज किया रहेगा, ऑब्वियसली अपना कैपिटल क्लॉज में स्टॉक आ गया रहेगा, तो वो आपको चेंज करके किसको देना पड़ेगा, आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। यस और नो। अभी सर मेरे पास पहले 10,000 शेयर्स थे, अभी कन्वर्ट क्या हो गए, वो स्टॉक में हो गए, तो क्या मेरी राइट एंड लायबिलिटीज जो इक्विटी शेयर्स होल्डर की होती है क्या वो चेंज होगी, एंड आंसर इज नो बराबर ना। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट है, जो भी राइट है, वोटिंग राइट्स आप बोल दो बराबर ना, जो भी राइट उनके पास है,
सेम राइट स्टॉक होल्डर को भी मिलेगा, या सो नो। यानी सपोज मेरे पास पहले कितने शेयर्स थे सर, मेरे पास पहले शेयर्स कितने थे, 10,000 शेयर्स थे। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स में मेरे पास जो भी राइट रहेगा, सेम राइट विल बी एप्लीकेबल व्हेन मैं क्या बन जाऊंगा, स्टॉक होल्डर बन जाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी आपके राइट में चेंज नहीं आएगा, या सो नो। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल राइट ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी एप्लीकेबल टू स्टॉक सिंस शेयर्स इंक्लूड स्टॉक एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि जब अपन ने शेयर्स का डेफिनेशन पढ़ा था, वो टाइम पे क्या पढ़ा था, शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। तो जो आपको प्रोविजन शेयर्स पे एप्लीकेबल होंगे, सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ऑन स्टॉक, एंड वॉट एवर राइट्स आर अप्लाइड विद शेयर्स, सेम राइट विल बी एप्लीकेबल फॉर स्टॉक ऑल्सो, यस और नो। फिर लिखा है डिटेल ऑफ स्टॉक होल्डर शेल बी शोन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ऑब्वियसली वो भी मेंबर ही है, सेम चीज है, अपना शेयर होल्डर मेंबर है तो स्टॉक होल्डर भी क्या हो जाएंगे, मेंबर। तो उनको रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मिस्टर दर्शन, मिस्टर जो भी नाम है, उसके पास ये स्टॉक पड़ा है और इसके अंदर इतने शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यस और नो। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन ऑल्सो बट शेयर्स कैन नॉट, बराबर ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास सर एक क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक, क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक, जिसके अंदर मेरे पास कितना है, 10,000 शेयर्स थे। कितने थे, मैंने 10,000 शेयर्स को कन्वर्ट करवा दिया। इसमें से मैंने 40% बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ, यस। यानी भले ही मेरे पास स्टॉक एक है, मैं एक स्टॉक का 40% यानी 0.4 पार्ट भी बेच सकता हूँ। ठीक है, यानी 10,000 का 40% कितना हो जाएगा, 4,000 शेयर्स मेरे पास से चले जाएंगे, यस और नो, याद रहेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। बट सर मेरे पास क्या पड़ा है, एक शेयर्स, कितना पड़ा है मेरे पास, एक इक्विटी शेयर्स पड़ा है, क्या मैं इसका 0.4 पार्ट बेच सकता हूं कि नहीं, आधा मैंने फाड़ के दे दिया भाई, आधा तू ले ले, वो कभी नहीं होगा। यानी इक्विटी शेयर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं बिकेंगे, यस, आपको फुल पार्ट ही बेचना है। जैसे एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर्स है, कितने हैं, 100 शेयर्स है, तो मैं 93 बेच सकता बिकॉज दैट इज फुल पार्ट। बट कभी भी 92.5 ऐसा मैं कभी इक्विटी शेयर्स बेचूंगा नहीं। बट स्टॉक में ऐसा बेच सकता है, यस और नो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ शेयर्स, क्या होता है उसके अंदर, ग्रुप ऑफ शेयर्स, यस और नो। रिकन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर, सेम कंडीशन नीड टू फॉलो, बराबर ना। अभी सर मैंने क्या किया था, स्टॉक में कन्वर्ट किया। अभी मेरे को लग रहा है कि मैं स्टॉक को वापस किस में कन्वर्ट करता हूँ, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। बट सेम प्रोसेस जो अपने ऊपर पड़ा है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट शुड बी ऑथोराइज्ड अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद में ओआर आपको पास करना पड़ेगा, यस, ओआर पास करना है, और फिर आपको नोटिस देना पड़ेगा अलोंग विद आरओसी, यानी सेम प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड, यस और नो। तो ये आपका क्या था, बेसिकली स्टॉक। स्टॉक होता क्या है, ठीक है, स्टॉक कुछ नहीं होता सर, ग्रुप ऑफ द शेयर्स, बराबर ना। और बाकी आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सर डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। स्टॉक और शेयर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। द फर्स्ट वन इज नेचर। शेयर्स के लिए उन्होंने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल। ये हम लोगों को मालूम है कि शेयर्स क्या होता है, कंपनी का स्मॉलेस्ट कैपिटल पार्ट होता है। स्टॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ शेयर्स, क्या होता है, ग्रुप ऑफ शेयर्स, यानी ये कंपनी कैपिटल का पार्ट होता है बट ये ग्रुप ऑफ शेयर्स होता है। क्या होता है ये, ग्रुप, यानी जो शेयर्स वाले मेरे पास जितने शेयर्स पड़े थे, मैंने उसका एक ग्रुप बना दिया और उसको क्या बोल देंगे हम लोग, स्टॉक, क्या बोल देंगे, स्टॉक। टाइम ऑफ इशू, कंपनी कैन इशू शेयर्स, बराबर ना। मैंने पहले ही बोला है कि कंपनी ओरिजिनली इक्विटी शेयर्स इशू करती है बट कंपनी कभी भी ओरिजिनली स्टॉक इशू नहीं करेगी, यस सुनो, याद रहेगा। यहाँ पे लिखा है कंपनी कांट इशू स्टॉक, हाउएवर इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप देन कंपनी कैन कन्वर्ट शेयर्स इनटू स्टॉक, बराबर ना। यानी कंपनी कभी भी अपनी साइड से स्टॉक इशू नहीं करेगी, अपनी साइड से उसको क्या इशू करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स ही इशू करना पड़ेगा, यस और नो। नेक्स्ट, पेड अप वैल्यू, शेयर्स कैन बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड। इक्विटी शेयर्स तो अपने को मालूम है कभी का फुल्ली पेड है या पार्टली पेड भी हो सकते हैं। आप डे बाय या भी कंपनी की जब भी इच्छा रहेगी वो हिसाब से कंपनी पैसा मंगवा सकती है। बट जब आप इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करोगे स्टॉक में तो आपको कंपल्सरी फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स देना पड़ेगा, बराबर ना, यस। यानी आपके जो भी शेयर्स है जिनको आप कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक में, तो वो हमेशा क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, यस और नो। चलिए, नॉमिनल वैल्यू, शेयर एज अ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अपने को मालूम है 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच, तो 100 क्या हो गया आपका फेस वैल्यू। बट स्टॉक हैज नो नॉमिनल वैल्यू, स्टॉक का कभी भी फेस वैल्यू नहीं होता है, बस वो खाली रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ शेयर्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ग्रुप ऑफ शेयर्स की मेरे पास एक स्टॉक में कितने 10,000 इक्विटी शेयर्स पड़े हुए, ठीक है, यस और नो। नंबरिंग, हैविंग यूनिक नंबर एक्सेप्ट इन डिपॉजिटरी सिस्टम। अगर शेयर्स शेयर्स मैन्युअली होते हैं
तो नंबरिंग होते हैं 1 2 3 4 बराबर ना, जैसे प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स होते हैं तो वो नंबरिंग होंगे 1 2 3 4 5 6। यस, तो मालूम पड़ता है कि वो शेयर्स को डुप्लीकेट किसी दूसरे को ना चला जाए, ठीक है। बट अगर डीमेट में है, अगर मैं रेगुलर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो वहां पे नंबरिंग से मतलब ही नहीं है, यस और नो। तो इसलिए बोला है कि डिपॉजिटरी सिस्टम है, उसके लिए शेयर्स का नंबरिंग जरूरी नहीं होता। आप परचेज कर लो, वो आपका है, आपने बेचा वो आपसे यहाँ से चला गया, ठीक है। बट अभी आप स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक के पास कोई यूनिक नंबर नहीं होता है, यस और नो। उसके बाद में अथॉरिटी, नो ऑथोराइजेशन इन एओए इज रिक्वायर्ड। आपको शेयर्स इश्यू करने के लिए एओए में कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो ऑब्वियसली वो इक्विटी शेयर्स के साथ ही रजिस्टर्ड होती है। बट अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इनटू स्टॉक, तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको एओए में ऑथोराइज होना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको नोटिस आरओसी को विद इन 30 डेज देना पड़ेगा अलोंग विद ऑल्टर्ड एमओई, यस और नो, बराबर। तो ये आपका कौन सा था, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक। स्टॉक और शेयर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, यस और नो। अगर आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो कि सर 8 नंबर कि ये क्या होता है सर, हम लोग फ्रैक्शन में सोल्ड नहीं कर सकते यार, बराबर ना, फ्रैक्शन में सोल्ड नहीं कर सकते, बट ये हम लोग क्या कर सकते हैं सर, फ्रैक्शनल में सोल्ड कर सकते हैं। यानी स्टॉक कैन बी सोल्ड इन फ्रैक्शन बट शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड इन फ्रैक्शन, यस और नो, याद रहेगा। तो ये आपके 8 पॉइंट और बन सकता है, बट बेसिकली 7 पॉइंट ये कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक और शेयर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा एक टॉपिक था स्टॉक का, अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बट याद रखना बहुत सिंपल सा है। यस, पहले अपने को प्रोविजन याद रखना है और उसके बाद में सर ये याद रखना है कि स्टॉक को अपन जब भी मैं सॉरी इक्विटी शेयर्स को फुल्ली पेड होंगे तो ही मैं स्टॉक में कन्वर्ट करूंगा। एओए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, नोटिस, ये सब सेम राइट रहेंगे, बराबर ना। तो वो अपने को याद रखना है और लास्ट में क्या रखना, अपने को डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, यस और नो। तो होप्स आपको ये स्टॉक का चैप्टर, स्टॉक का पार्ट समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टॉक और क्या क्या प्रोसीजर है कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू स्टॉक, यस और नो। और क्या मैं रिकन्वर्जन करवा सकता हूँ, यानी क्या मैं स्टॉक से इक्विटी शेयर्स को वापस ला सकता हूँ, एंड आंसर यस, बराबर ना। आप स्टॉक से आप इक्विटी शेयर्स में रिकन्वर्ट करवा सकते हो, सेम प्रोसेस नीड टू बी फॉलोड। एंड देयर आफ्टर क्या पढ़ा हम लोगों ने, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक, यस और नो। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यस, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 66, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। चलिए, तो अपना अगला सेक्शन है सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सुनना, तो ये पढ़ने से पहले हम लोग पूरा जान लेते हैं कि सर रिडक्शन होता क्या है, यस। तो मैं आपको एक बैलेंस शीट ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ये एक कंपनी का क्या है, बैलेंस शीट है, क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट है, ठीक है। सुनना भी, अभी सर ये कंपनी के बैलेंस शीट में क्या है कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यस। अभी अगर मैं बात करता हूँ सर कितने शेयर है उसके पास, 10,000 शेयर है एट रुपीज 10 ईच, एट रुपीज 10 ईच, बराबर। तो यानी कंपनी को सर ये शेयर से कितना पैसा मिला रहेगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज कितना आएगा, 1 लाख, कितना आ गया, 1 लाख, ठीक है। ऑब्वियसली कंपनी को क्या आया रहेगा सर, पैसा आया रहेगा बैंक में, यस। तो सपोज मैं ये समझता कंपनी सर वो 1 लाख रुपया जो कंपनी को आया रहेगा, कंपनी के पास थोड़ा सा कैश रहेगा, कंपनी ने क्या किया रहेगा, वो 1 लाख इन्वेस्ट किया रहेगा। सपोज उसने इन्वेस्ट कितना किया था, फिक्स असेट में इन्वेस्ट किया था 80,000, कितना इन्वेस्ट किया था, 80,000, और कंपनी के पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा है, 20,000, ठीक है, यस। अभी ये फिक्स असेट जो आपका पड़ा हुआ है, ये ऑब्वियसली सर ये फिक्स असेट इन्वॉल्व कहाँ पे रहेगा, ये फिक्स असेट आपका इन्वॉल्व रहेगा सर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी बिजनेस के लिए वो फिक्स असेट काम कर रहा होगा। और यहाँ से ये जब यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है सर, प्रॉफिट, क्या मिलता है हम लोगों को, प्रॉफिट मिलता है, यस और नो। और वो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, अपने इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यही प्रोसेस जो हम लोग कॉमर्स से पढ़ते आ रहे हैं, 11th से पढ़ते आ रहे हैं कि आप क्या करते हो, पैसा मंगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, उससे प्रॉफिट होगा, वो पार्टनर्स या ओनर लेके जाते हैं, ठीक है, यस और नो। अभी हम लोग जो चैप्टर ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 66, उसका हेडिंग क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इतना फिक्स है अपने पास सर, कैपिटल ये वाली बात कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल की वो बात कर रहा है।
कि अगर आपके पास कितना पड़ा है 1 लाख, कितना पड़ा है सर 1 लाख, इसको अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूस मतलब कम कर रहे हो, कितना कर दिया आपने 80,000 कर दिया, कितना कर दिया आपने 80,000, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यानी मैं लायबिलिटी साइड के कैपिटल की बात कर रहा हूं कि अगर वो कैपिटल क्या होता है, रिड्यूस, क्या हो जाता है, कैपिटल रिड्यूस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमको वही पढ़ना है कि सर कौन कौन से ऐसे इंस्टेंस है जहां पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा, कौन कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और क्या क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होगी, और कौन कौन लोग वापस आपके यहाँ पे आके कुछ न कुछ आंसर मांग सकते हैं, वो पूरा अपने को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में पढ़ना है। ठीक है, यस, सुनना अभी। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब क्या है कि मैं कैपिटल को क्या करना चाहता हूँ, रिड्यूस, क्या करना चाहता हूँ, रिड्यूस। रीजन क्या हो सकता है कि कंपनी के पास क्या है, एक्सेस लॉस है। क्या है, कंपनी के पास एक्सेस लॉस है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक्सेस लॉस मतलब क्या होता है, सुनना अभी। एक बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, छोटा सा बैलेंस शीट, यस, सुनना अभी। चलिए, ये कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ा है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। तो कंपनी के पास कितना है सर, 1 लाख रुपया पड़ा है। ठीक है, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, सर हमको मालूम है कि मिसलेनियस लॉस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, बराबर ना, वो ऐसे खर्चे जो हम लोग अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको असेट में लिखते हैं, और दैट इज अपना लॉस होता है। क्या होता है, अपना लॉस होता है। ठीक है, सुनना अभी। तो सपोज यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस थे, कितने थे, 20,000, कितने थे अपने पास, 20,000 मिसलेनियस एक्सपेंस थे, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, सर ये मिसलेनियस एक्सपेंस है, ये अल्टीमेटली कौन बॉर्न करता है, ये अल्टीमेटली बॉर्न बाय दी, बेयर बाय दी इक्विटी शेयर होल्डर, यस और नो। ऑब्वियसली ये बेयर करेंगे, यही बॉर्न करने वाला है। क्यों, क्योंकि सर ये आपका जो एक खर्चा हुआ है ये आपके लिए हुआ है, तो अल्टीमेटली ये आपको ही बेयर करना है। यस, कोई क्रेडिटर्स बेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि बेटा टोटल इक्विटी होल्डर फंड कितना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बराबर ना, तो आप क्या बोलोगे, सर ये कैसे निकलता है, आपका जो भी कैपिटल है वो ले लो, प्लस आपका जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो ऐड कर लो, लेस क्या करना है आपको, मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या लेस करना है आपको, मिसलेनियस एक्सपेंस आपको लेस करना है। ठीक है, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, तो अगर मैं क्वेश्चन में चेक करता हूँ तो सर मेरा कैपिटल कितना है, 1 लाख, कितना है मेरा कैपिटल, 1 लाख है, प्लस क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, और मेरे पास लॉस कितना पड़ा है, 20,000, तो मैं तो अपने आप को इक्विटी शेयर होल्डर को यही बोलूंगा कि बेटा ये लॉस आपका है, यानी अल्टीमेटली आपका कैपिटल कितना पड़ा है, आपका कैपिटल 80,000 पड़ा है, यस। तो अभी मैं बैलेंस शीट में कैसे बता रहा हूँ, 1 लाख अलग बता रहा हूँ, 20,000 अलग बता रहा हूँ। अगर मैं इन सबको कैंसिल करके, इसको इसको कैंसिल करके यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 80,000, कितना लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 80,000, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ कैपिटल। यानी आपने क्या कर दिया है, अपना कैपिटल क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया आपने, रिड्यूस कर दिया, यस और नो। तो पहला अपना पॉइंट क्या था कि सर अगर आपके पास एक्सेसिव लॉस है, ज्यादा लॉस है, तो आप क्या करोगे, अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो, यस और नो। समझाइए, कोई तकलीफ है आज तक, नहीं है, सुनना आप। सेकेंड केस, केस नंबर 2, सुनना। वापस मैं बैलेंस शीट बना ही रहा हूं, आप बैलेंस शीट पे ध्यान आपने को देना है कि मैं एग्जैक्ट बैलेंस शीट कैसे बना रहा हूं और कौन से मैं आइटम्स यहाँ पे लिख रहा हूं, सुनना। इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, बैलेंस शीट थोड़ा सा बड़े अमाउंट का बनाते हैं हम लोग, सुनना पे। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 एट ₹100 ईच, 100 ईच, बराबर, यस। अभी सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 लाख, कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। अभी सुनना, यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा सर, बैंक बैलेंस आएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या बढ़ जाते हैं, फिक्स असेट, और या फिर में करंट असेट, जो भी असेट साइड में आपका आ रहा है। बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख, कितना पड़ा हुआ है, 2 लाख, और असेट है कितना अपना,
8 लाख कितना है, 8 लाख। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि बैंक बैलेंस आपका पड़ा हुआ है 4 लाख, और असेट जो आपका एम्प्लॉयड है कितना है, 6 लाख असेट एम्प्लॉयड है, ठीक है। यानी बिजनेस में 6 लाख का असेट काम कर रहा है और 4 लाख का कैश ऐसे ही आइडियल पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है। ये सुनो, अभी सुनना है यहाँ पे। बट मैं क्या कर रहा हूँ सर, मेरी कंपनी ये 6 लाख को इन्वेस्ट करके, ये 6 लाख को इन्वेस्ट करके कंपनी कितना कमा रही है पूरे साल में, 3 लाख। कितना कमा रही है पूरे साल में, 3 लाख। सुनना अभी। यस, मैं आपको नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा काम क्या है, म्यूचुअल फंड एजेंसी। मेरा क्या काम है, म्यूचुअल फंड का एजेंसी है, ठीक है, बराबर। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक अनाउंस कर दिया कि मैं म्यूचुअल फंड एजेंसी है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको प्रॉफिट करा के दूंगा, 15% रिटर्न आपको लाके ही दूंगा, ठीक है। यानी आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 15% मैं आपको दूंगा, ठीक है। सुनना अभी, आप सबने अभी, ये मैं म्यूचुअल फंड एजेंट हूँ, ये आप लोग है, पब्लिक है, ये कौन है, पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक ने मिलके मेरे को पैसा कितना दिया, 50 लाख। कितना दिया, 50 लाख। यस, बट मैंने क्या किया सर, मैंने एज एन इन्वेस्टर मैंने बोला कि 50 लाख क्यों रखने का, मैंने 10 लाख मेरे पास ही रखा और मैंने इन्वेस्ट कितना कर दिया है, 40 लाख। कितना कर दिया है, 40 लाख। यस और नो। और मैंने जैसा उनको बोला था कि 15% मैं आपको रिटर्न दूंगा, तो मैं उनको कितना दे रहा हूँ, 15% रिटर्न दे रहा हूँ। यस और नो, बराबर। अभी पब्लिक तो क्या बोले कि भाई मैंने 50 लाख दिया, बराबर ना, तो 50 लाख का 50% कितना होता है, 15%, 7,50,000। एंड यस, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 7,50,000 प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो तो क्या बोलेगा, हाँ मैंने 50 लाख दिया था, मेरे को 15% मिला, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, बराबर ना। जो सर ने बोला सर ने वैसा ही किया, ठीक है। बट मैं क्या सोचूंगा एज एन इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड एजेंसी, मैं क्या सोचूंगा यार कि मैंने पब्लिक से कितना मंगवाया, 50 लाख। मैंने मेरे पास आइडियल कैश कितना रख दिया, 10 लाख, और मैंने इन्वेस्ट कितना कर दिया, 40 लाख। तो अभी भी तो 10 लाख पड़ा हुआ है ना, जो मेरे काम का ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं उसको इन्वेस्ट करता, मे भी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, अप एंड डाउन, तो मैं 40 लाख इन्वेस्ट किया है और मैं 40 लाख पे उनको 7,50,000 दे रहा हूँ, बराबर है, सुन लो। बट क्या ये उनको मालूम है, उनको तो क्या लगता है कि सर ने पूरा 50 लाख इन्वेस्ट किया है और 50 लाख पे सर हमको 15% दे रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे सर ये जो 10 लाख है ना, ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सेस मनी है। अभी मैं कंपनी की बात कर रहा हूं तो मनी वर्ड हटा के क्या बोल देंगे, एक्सेस कैपिटल है। यस, और ये किधर भी आपका इन्वेस्टेड नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। तो मैं क्या बोलूंगा, जब ऐसे ही पड़ा है तो बेचारा मैं क्या करता हूँ, 10 लाख उनको दे देता हूँ, शेयर होल्डर्स को, और वो अपने हिसाब से क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। यस और नो, ऐसा भी तो हो सकता है, बराबर। तो ये सेम चीज को अगर मैं अपने एग्जाम्पल में देता हूं तो यहाँ पे देखना, मैंने पब्लिक से कितना रुपया लिया सर, आपने पब्लिक से लिया है 10 लाख। कितना ले लिया आपने, 10 लाख ले लिया। आपके बैंक में कितना पड़ा है, 4 लाख। अभी आपने कितना असेट एम्प्लॉयड किया, 6 लाख, और आप 6 लाख पे कितना कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, बराबर। तो मैं बैठे बैठे सोचा कि यार मैंने उनसे 10 लाख लिया था, 10 लाख में से मैं कितना असेट है अपना, 6 लाख का ही असेट बिजनेस में काम कर रहा है, और वो 6 लाख वाला असेट काम करके 3 लाख कमा रहा है, ठीक है। यानी अभी जो शेयर होल्डर को रिक्वायरमेंट था उनका भी खत्म हो रहा है, मेरा भी अच्छे से सेटिस्फाइड हूं। ऐसा करता हूं मैं, 4 लाख रुपया जो आइडियल पड़ा है मैं उनको क्या देता हूँ, वापस दे देता हूँ, ठीक है। यस और नो, कि सर जी मैंने आपसे 10 लाख लिया था, कितना लिया था आपसे, 10 लाख, बट मैं क्या करूंगा अभी आपको 4 लाख रुपया वापस दे दूंगा। यस और नो, सुनना अभी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर 10,000 और रेट कितना था, 100, आपने कितना लिया था, 10 लाख। आप उनको वापस कितना रिफंड करने वाले हैं सर, 4 लाख। क्यों, क्योंकि सर वो आइडियल पड़ा हुआ, एक्सेस कैपिटल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये आप ले लो, बराबर ना। यस, तो कितना हो जाएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10,000। यस और नो, 4 लाख डिवाइड बाय 40 कर दो, आपका 10,000 साइज तो आ जाएगा। तो आपका कैपिटल रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, बराबर। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अपना रिडक्शन ऑफ कैपिटल। यस और नो, समझता है ये, याद रहेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि अगर मेरे पास एक्सेस कैपिटल पड़ा, क्या पड़ा मेरे पास, एक्सेस कैपिटल पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा कि जितना अमाउंट ज्यादा पड़ा है वो भी उनको दे दूंगा कि सर ऐसा कीजिए, आप ये अमाउंट लेके जाइए, ठीक है। यस और नो, याद रहेगा, बराबर। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। यस, फिर एक नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर सी। अगेन में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा अपने को, छोटा सा बैलेंस शीट। 10,000 शेयर्स एट रुपीज 100 ईच, बराबर।
बट फुल्ली पेडअप, खाली पेडअप कितना है 60, तो कितना पैसा आया रहेगा 6 लाख। और उससे मेरे क्या क्या रहेगा सर, बैंक रहेगा, मेरा फिक्स एसेट रहेगा, करंट एसेट रहेगा, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, यस ये भी आपके कितने रहेंगे 6 लाख रहेंगे, बराबर, यस और नो। और कंपनी को लग रहा है कि यार ये पैसा बहुत हो गया, बराबर ना, अभी 6 लाख है, वो बंदा तो और 40 रुपीज देने को रेडी है, यस और नो, क्योंकि 40 क्या है, अनकॉल्ड अप है, मैंने अभी तक 60 मांगा, 6 लाख आ गया, मैंने 6 लाख इन्वेस्ट किया, कंपनी अपने लेवल पे काम करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो बिना फालतू में 4 लाख क्यों मंगवाऊं उनके पास से, यस और नो। तो मैंने शेयर होल्डर को क्या बोल दिया कि बेटा ऐसा करना, टोटल आपको 10 लाख देना था, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी लाइबिलिटी कम कर रहा हूँ, आप ऐसा करो बस 6 लाख ही दो, वो 40 रुपया देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो वो भी अगर कंपनी को लगता है कि यार अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, मैं अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उनके पास से एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मंगवाऊंगा, यस और नो बोलूंगा कि ऐसा कीजिए, आप ये अमाउंट मेरे को मत दीजिए, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। यानी ये जो 40 रुपीज है, ये मैं क्या करूंगा, शेयर होल्डर्स को बोल दूंगा कि भाई ये अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है, ये आप मत दो, क्योंकि अपने पास बहुत पैसा पड़ा है और जब भी चाहिएगा मैं मांग लूंगा, यस और नो। यानी यहाँ पे पॉइंट नंबर सी में आपके दो ऑप्शन भी आ सकते हैं, यस, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। जो आप 40 रुपीज उनको मना बोल रहे हो, या तो आप लाइफ में नहीं मांगोगे, या फिर उनको क्या बोलोगे, देखो यार अभी मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर 10 साल तक अभी कुछ पैसा नहीं चाहिए, तो आप ये अपने पास रखो, दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, बराबर, हमको मत दो। अगर हमको लगा कि यार मेरे को और रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपसे मांग लूंगा, बराबर ना, कोई तकलीफ नहीं है। तो पॉइंट नंबर सी में आपके दो ऑप्शन आ सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या बोलता है, बस उसको मना बोल दो, भाई जिंदगी में ये पैसा हमको नहीं चाहिए, हम 6 लाख पे काम करेंगे, ठीक है। या ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है कि अभी के लिए नहीं चाहिए, हम बाद में ये पैसा आपसे ले सकते हैं, यस और नो। तो ये भी क्या होगा, वेदर आप लो या मत लो, अगर आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, आप बोल दीजिए हाँ है, नहीं रिक्वायरमेंट बोल दो हमको नहीं चाहिए, बट ये भी क्या माना जाएगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या माना जाता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, यस और नो। तो देयर आर मेजर एग्जांपल्स है, यही है कि जहां से मालूम पड़ता है कि कंपनी क्या कर सकती है, अपने कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, बस यही समझना है। बाकी जो प्रोसीजर पार्ट है, जो हमने ऑल्टरेशन में पढ़ा था सर, ऑथोराइज होना चाहिए, वहां पे क्या था, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था, यहाँ पे क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या है यहाँ पे, स्पेशल रिजोल्यूशन, यस और नो। और नोटिस आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा नोटिस का यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है कि किस किस को नोटिस देना है, कौन कौन को नोटिस देना पड़ेगा। वहां पे क्या था, नोटिस आरओसी को दे दो विद इन 30 डेज, यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैटर है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट नन अदर देन आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, या तो कोई एक्सेसिव लॉस, ज्यादा लॉस हो गया, मैंने एडजस्ट कर दिया, पहला एग्जांपल वही था। या फिर सर आपके पास असेट ज्यादा है, आप वो असेट पे काम कर रहे हो, आपके पास एक्सेस कैपिटल पड़ा, आपने रिफंड कर दिया। थर्ड कौन सा, अनकॉल्ड अप कैपिटल, आपको लग रहा है कि मांगने की जरूरत नहीं है, तो आपने बोल दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए, आप ही रख लो। या फिर आपको लगा कि यार मांगेंगे, तो बोला कि अभी के लिए नहीं चाहिए, बाद में मांगेंगे, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, यस और नो। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बार प्रोविजन रीड कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको जल्दी से अपन खत्म कर देते हैं, ठीक है। सुनना भी, क्वेश्चन आया हुआ आपके मई 2013 में, कैन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल, यस। अभी सर कैपिटल रिड्यूस कौन कर सकता है, ऐसा कंपनी जो शेयर कैपिटल रखता है। अभी जिसके पास कैपिटल है ही नहीं है, क्या वो रिड्यूस करेगा, नहीं कर सकता, यस और नो। मैंने वो पहले पढ़ाया हुआ है कि आपकी कंपनी गारंटी से भी आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, तो मैंने खाली गारंटी से इनकॉर्पोरेट किया है, तो सर मेरा कैपिटल रिड्यूस होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में कोई भी कैपिटल नाम की चीज है ही नहीं है, यस और नो। सेकेंड क्या है कि या तो आपने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बराबर ना, आपके पास शेयर्स है तो आप रिड्यूस कर सकते हो, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, यानी आपने गारंटी भी लिया है और साथ में आपका शेयर कैपिटल है। इन शॉर्ट, ऐसी कोई कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, वही अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकती है, अदरवाइज कोई भी कंपनी कैपिटल रिड्यूस नहीं करेगी, ठीक है, यस और नो। जैसे बोल दे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्या वो कैपिटल रिड्यूस करेगी, एंड आंसर इज नो सर, वो कैपिटल रिड्यूस नहीं करेगी, यस और नो। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नीड ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। सर क्या जरूरत है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, तो हमने पढ़ा है सर, एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस, एक्सेस लॉस थे अपने पास, वो अल्टीमेटली कौन बॉर्न करता था सर, अल्टीमेटली बॉर्न बाय द शेयर होल्डर, तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा कैपिटल में लेस कर देंगे।
असेट ऑफ रिड्यूस और डाउटफुल वैल्यू ऑफ हैविंग पेड अप कैपिटल इन एक्सेस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी, बराबर ना, कंपनी के पास एक्सेस असेट पड़ा है तो भी ये रिडक्शन का रीजन बन सकता है, ठीक है, यस और नो। सुनना सर, हु इज द एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, यस और नो। अभी हम लोग पढ़ेंगे सर कितने टाइप का क्या होता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। सुनना, a company may extinguish or reduce the liability of any of its shares in respect of unpaid capital, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि जो कैपिटल अनकॉल्ड अप है उसका लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकता है, बराबर ना, यस। फिर आप दो या मत दो अलग बात है, हम अभी के लिए क्या करें, आपका लाइबिलिटी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अपना एग्जाम्पल शायद से एग्जाम्पल नंबर सी था, ये 40 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया था सर, लाइबिलिटी रिड्यूस कर दिया था, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, यस और नो। एंड द नेक्स्ट वन इज company may cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by available asset either with or without extinguish or reducing liability of any of its share। ये भी पॉइंट नंबर बी हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि सर कंपनी के पास अभी ये जो रियल में असेट कितना है 6 लाख की है, तो कंपनी 6 लाख पे काम कर रही है, तो जो एक्स्ट्रा 4 लाख है वो किधर भी अपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, उनको वापस रिफंड कर सकते हैं, ठीक है, यस और नो। और मे बी आप बाद में मंगाओ या नहीं मंगाओ वो आपका इश्यू है, बट अभी अगर आप रिफंड कर रहे हो तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, यस और नो। चलिए, एंड कंपनी में पे ऑफ any paid up share capital which is in excess of the wants of the company alter its memorandum by reducing the amount of its share capital and its share accordingly with or without extinguishment or reducing liability, बराबर ना, यस और नो। तो अगर आपने क्या किया सर, कोई भी लाइबिलिटी आपने कॉल्ड अप है, बराबर ना, यस, अनकॉल्ड है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, यस और नो। तो ये आपका सब एग्जांपल हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है, यस और नो। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए टुवर्ड्स लीगल प्रोविजन। ये तो सर हो गया टाइप्स ऑफ रिडक्शन, कितने टाइप के रिडक्शन होते हैं, बराबर ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर व्हाट आर द लीगल प्रोविजन जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड द फर्स्ट वन इज आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। इसका मतलब मोर देन इक्वल टू 75% वोटिंग राइट आपके इसके रिडक्शन के फेवर में आना चाहिए, ठीक है, यस और नो। No such reduction shall be made if the company is in arrear or defaulted in the repayment of any deposit accepted by it either before or after the commencement of this act and the interest payable thereon। हमने डिपॉजिट का एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पे वो वही बोल रहा है कि अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया है और कंपनी ने डिपॉजिट में क्या किया है सर, डिफॉल्ट किया है या फिर डिपॉजिट के इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी कभी भी रिडक्शन नहीं करेगी, ये याद रखना, ठीक है। पहला कौन सा सर, आपको क्या पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन। सेकेंड कौन सा कि सर कंपनी ने अगर कोई डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया है, इवन आपका कंपनीज एक्ट 2013 में किया है या फिर कंपनीज एक्ट 1956 में किया है, तो कंपनी कभी भी रिडक्शन नहीं करेगी, ठीक है, यस और नो। और उसके ऊपर इंटरेस्ट का भी अगर आपने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, यस और नो। सुनना, ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यस और नो। और यहाँ पे एक अलग चीज क्या आ गया, एज कंपेयर 61 ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, उससे अलग चीज क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रिब्यूनल का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि सर हम क्या कर रहे हैं, अपना लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, यस और नो। इश्यू ऑफ नोटिस फ्रॉम ट्रिब्यूनल, बराबर ना, सर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑब्वियसली अपने को उससे कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। एग्जांपल लेते, सुनना सर, कंपनी के पास 10 लाख कैपिटल है, क्या है ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑब्वियसली कंपनी में क्या होता है सर, क्रेडिटर्स भी तो होते हैं, कंपनी में क्या होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं। कंपनी ने क्या लिया, लोन भी लिया रहेगा, बराबर ना, मे बी किसी बैंक से लिया रहेगा, यस और नो, यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने लोन लिया रहेगा, ठीक है, यस। अभी कंपनी का कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्या हो रहा है, कंपनी का कैपिटल रिड्यूस, 10 लाख था, उसका कैपिटल कितना हो गया, 8 लाख। कंपनी 2 लाख रुपए का कर रही है, वापस उनको रिफंड कर रही है क्योंकि ये एक्सेस पड़ा हुआ था, यस। मे बी वो 3 रीजन थे, उसमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या
कि सर इससे क्रेडिटर्स थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो जाएंगे, बराबर ना? यस, क्योंकि ऑब्वियसली सर हम लोग पहले पेमेंट किसको करते हैं? क्रेडिटर्स को करते हैं। यस, अरे समझता है ना ये। अभी एग्जांपल लेते हैं कि सर क्रेडिटर्स के पास, मैं एक बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख ही देता हूँ। जैसे क्रेडिटर्स के कितना लिया मैंने? 5 लाख रुपया लिया हुआ है, ठीक है, और टोटल मिला के बैंक से लोन लिया 2 लाख। इन केस फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है सर। दोनों को पेमेंट, क्रेडिटर्स को कितना करना है? 5 लाख, और बैंक को कितना करना है सर? 2 लाख। टोटल पेमेंट कितना करना है अपने को? 7 लाख। कितना करना है? 7 लाख, ठीक है। यस, कंपनी के पास असेट साइड में, जब कंपनी वाइंडिंग अप की बात होती है तो असेट साइड में से कितना पैसा था कंपनी को? सब कुछ बेच के उनको कितना मिला है? 2 लाख। कितना मिला है? 2 लाख। यस और नो? तो हम क्या बोलेंगे? 7 लाख में से 2 लाख तो मैंने रीपे कर लिया क्योंकि मेरे पास असेट था। अभी कितना पे करना है? 5 लाख पे करना है। यस और नो? तो अगर जितना जितना कैपिटल कम होगा, बराबर, तो उतना पैसा तो आने वाला नहीं है। यस और नो? यानी आपने वापस उतना पैसा क्या कहते रिफंड कर दिया, तो फिर पैसा आएगा किधर से? यस और नो? तो अगर आपने अनपेड है, अनकॉल्ड पे बोल दिया भाई मत दे, कल उठ के कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो पैसा कौन लाके देगा? क्रेडिटर्स को पेमेंट कौन करेगा? मे बी कंपनी सॉल्वेंट है, वो इशू नहीं है, बट आप ये मेरे को गारंटी दे दो कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल से आपकी सॉल्वेंसी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यस और नो? तो क्रेडिटर्स हो गया, आपका बैंक हो गया, उसको किधर न किधर तकलीफ होने वाला है कि भाई कैपिटल कम हुआ, तो जब बाइंडिंग अप का टाइम आएगा तो वो टाइम पे पैसा कहां से आएगा? यस और नो? बराबर। यस, क्योंकि आप तो उनको धड़ाधड़ कैपिटल देते जा रहे हो कि भाई ये 2 लाख कम हो गया, ये कल उठ के और 2 लाख कम कर देंगे, तो इन दैट केस सर हमारा क्या होगा? बराबर ना? जब कंपनी बाइंडिंग अप होगी तो हमको पैसा कौन देगा? यस और नो? इसके लिए भी ट्राइब्यूनल क्या करता है? उनको भी नोटिस देता है कि भाई क्रेडिटर्स तू भी पढ़ ले, रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है, बराबर ना? तेरे को कुछ तकलीफ है तो तू मेरे को बोल दे कि सर मेरे को ये तकलीफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल रोक सकते हैं या फिर उसको कुछ इम्प्रोवाइज करके वापस से रिडक्शन करवा सकते हैं। यस और नो? तो इसके लिए सर ट्राइब्यूनल का कंफर्मेशन जरूरी है, और ट्राइब्यूनल क्या करेगा? नोटिस भेजेगा। किसको भेजेगा सर नोटिस? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को देना ही पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखा है? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, यानी जो जो कंपनी के पैसे मांग रहे हैं ट्राइब्यूनल उनको भी नोटिस भेजा कि बेटा तेरे को कुछ तकलीफ है, अगर तेरे को तकलीफ है तो मेरे को बोल दे, बराबर ना? यस और नो? क्योंकि इसमें आपका भी तो इंटरेस्ट अटका हुआ है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, टैक्स वैक्स बाकी रहेगा, तो उसके बाद में सेबी का, फिर अपना रजिस्ट्रार का तो इंटरेस्ट हो या ना, उसको तो कुछ ना कुछ भेजना रहना पड़ता ही है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी। यस और नो? अभी सुनना है यहाँ पे, ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेज दिया। अभी क्रेडिटर्स जिसको भी भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, आप सेबी बोल दो, रजिस्ट्रार बोल दो, या फिर आप लास्ट में आप क्रेडिटर्स बोल दो, उनको रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना कि यस सर मेरे को प्रॉब्लम है। यस और नो? तो नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। यस और नो? जिनको अपने नोटिस भेजा है सबको 3 महीने के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। यस। अभी सुनना, सर क्रेडिटर्स बहुत सारे हैं, मैंने भेजा, 2 जन का रिप्लाई आ गया कि सर हमको प्रॉब्लम नहीं है, 4 जन का रिप्लाई 3 महीने तक नहीं आया, क्या कोर्ट ट्राइब्यूनल रुकेगा? नहीं नहीं, उनका रिप्लाई आने तो बेचारे किधर बिजी होंगे, किधर वो जा घूमने गए होंगे। उन्होंने क्या बोला कि बेटा अगर आपने 3 महीने के अंदर रिप्लाई दे दिया तो हम लोग समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि भाई तुम लोगों ने वो पढ़ लिया, आपने रिप्लाई यस और नो में दे दिया है। बट 3 महीने के बाद में भी आपने रिप्लाई नहीं दिया, आप 3 महीने तक रिप्लाई नहीं दिया है, तो हम यही समझेंगे कि आपको रिडक्शन ये प्रोग्राम से कोई भी तकलीफ नहीं है, आप टोटली सेटिस्फाइड हो कि यस सर रिडक्शन ऑफ कैपिटल आप करवा सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट, विद इन 3 मंथ आपने रिप्लाई नहीं दिया तो वो यस माना जाएगा। यस और नो? सुनना भी, if the tribunal does not receive any representation within 3 months from the date of receipt of notice, जिस दिन उनको नोटिस मिला उससे 3 महीने के अंदर, given by the tribunal from CG, SEBI and register of any creditor, it shall be presumed that they have no objection to the reduction. Yes or no? बराबर? yes, समझाइए पक्का? चलिए, अभी सबका रिप्रेजेंटेशन आ गया, हुआ क्या? सुनना अभी, आपने क्या किया? स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, बराबर। आपने क्या किया सर? आपने ट्रिब्यूनल को नोटिस भेज दिया, ट्रिब्यूनल का आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आपको नोटिस देना पड़ेगा कि सर रिडक्शन हो रहा है। ट्रिब्यूनल ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया,
अपना सेबी को दे दिया, रजिस्ट्रार को दे दिया और लास्ट में क्रेडिटर्स को दे दिया। ठीक है, क्रेडिटर्स सबको टाइम कितना दिया, 3 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट सच नोटिस, जिस दिन आपको नोटिस मिला है उसके 3 महीने के अंदर आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, यस और नो, वो आप यस और नो में दे सकते हो, बट कुछ लोग ऐसे रहेंगे 3 महीने तक भी रिप्लाई नहीं दिया तो उसको यस माना जाएगा। यस क्या माना जाएगा कि यस आपको कोई भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के प्रोग्राम से ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये होने के बाद में क्या होगा मालूम है, ट्रिब्यूनल कुछ तो ऑर्डर देगा ना भाई, क्योंकि कंपनी बेचारी 3 महीने से वेट कर रही है यार कि सर हमने 3 महीने से एप्लीकेशन डाला हुआ है, वो इधर घूम रहे इधर 3 महीना हो गया है, तो 3 महीने में ट्रिब्यूनल को कंफर्मेशन तो देना पड़ेगा ना कि भाई हाँ तू रिडक्शन कर ले, तू मत कर, ये बंदे तकलीफ में है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसको क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर उसको पास करना पड़ेगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर, क्या पास करेगा, ऑर्डर पास करेगा। If tribunal is satisfied that debt or claim of every creditors of the company has been discharged or determined or has been secured or his consent is obtained, बराबर, यानी ट्राइब्यूनल को लगता है कि भाई कंपनी कैपिटल धड़ाधड़ रिड्यूस तो कर रही है बट क्रेडिटर्स को कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, या तो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, ये ले भाई तू लेके जा, बराबर ना, या फिर आपने उनको बोला है कि सिक्योर कर लिया कि भाई ये असेट के अगेंस्ट तेरा है, मैं असेट बेच के भी तेरे को पेमेंट कर दूंगा, और या फिर आपने क्रेडिटर्स का कंसेंट ले लिया कि यस सर आई एम सेटिस्फाइड, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आप पे पूरा भरोसा है, तो इन दैट केस पहला, then tribunal make an order of confirming the reduction of share capital on such terms and condition as it deems fit, बराबर ना। तो अगर ये सब चीजें हो जाती है भाई, ट्रिब्यूनल को कुछ उनका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या बोलते थे सबको राजी है तो मैं तो ऑर्डर पास कर देगा, और सब में कौन मेन है सर, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स रोएंगे बाद में आएंगे, बराबर ना, फिर बोलेंगे वाइंडिंग अप कर दो, कंपनी ने ये कर दिया वो कर दिया, भाई तेरे को 3 महीना टाइम दिया था, तूने यस किया तो हमने जाके प्रोसेस किया, तो सब लोग सेटिस्फाइड है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा, और उनको लगता है कि ये कंडीशन डालनी चाहिए तो ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर में वो कंडीशन डाल देगा जो उसको लगता है। ठीक है, यस और नो। Provided that no application for reduction of share capital shall be sanctioned by the tribunal unless the accounting treatment proposed by the company for such reduction is in conformity with the accounting standards, यानी वो क्या बोल रहे हैं कि कंपनी के जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट बाय द कंपनी ऑडिटर्स हैज बीन फाइल्ड विद द ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी आपके जो कंपनी के ऑडिटर है उसको फाइल करना पड़ेगा कि सर कंपनी ने क्या किया है, सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है और उसके हिसाब से अकाउंटिंग किया हुआ है, यस और नो। चलिए, पब्लिशिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन टू बाय द कंपनी मैनर एज ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट, बराबर ना, आपने ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो ये ऑर्डर आपको पब्लिश करना पड़ेगा, तो जैसा ट्रिब्यूनल बोलता है वैसा हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अभी ट्रिब्यूनल ऑर्डर सेंड टू रजिस्टर बाय द कंपनी, अभी कंपनी के पास ऑर्डर तो आ गया, ऑर्डर आया तो कौन वेट कर रहा है, रजिस्ट्रार वेट कर रहा है। ठीक है, कि भाई आपका ऑर्डर आ गया तो हमको दे दो, तो हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी of the order to the registrar within 30 days from receipt of copy of order, and after that registrar shall issue certificate to that effect, order shall contain minute approved by tribunal showing yes, यानी जो आपको ऑर्डर आ गया वो 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, तब जाके रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा, और आपको वो मिनट भी देना पड़ेगा जिसके अंदर पूरा डिटेल रहेगा। डिटेल कौन सा रहेगा कि सर कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आप रिड्यूस कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, अमाउंट ऑफ ईच शेयर्स, हर एक शेयर्स का क्या रेट है वो आपको देना है, और उन्होंने क्या बोला था, अमाउंट इफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अप ऑन ईच शेयर्स। आप अनकॉल होते हैं ना कि 6 रुपए का शेयर था, टोटल 10 रुपए का शेयर था, 6 था, 4 आपने मना बोल दिया है, तो आपने कितने का पेडअप बना दिया है, 6 का, तो वो आपको वहां पे बनाना पड़ेगा कि सर हमने 4 का मना बोल दिया है और अभी कंपनी का शेयर कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। ठीक है, यस और नो। तो ये मिनट है, ये एक मिनट है जो आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा अलोंग विथ आपका कोर्ट का ऑर्डर, यस और नो, बराबर। अभी से सुनना, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बायबैक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज बाय कंपनी अंडर सेक्शन 68, यानी बायबैक को जब आप बायबैक कर रहे हो तो कभी रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं माना जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया तो मैंने एक जगह समझाया था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कहां पे समझाया था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यस। बायबैक भी मोस्ट ऑफ प्रोविजन आपके सेम ही रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है मालूम है सर, अगर रिडेम्पशन अपना 100 शेयर्स पड़े हैं 100 रुपए के,
मैं 10 रुपए का शेयर्स क्या करूँ, रिडीम कर रहा हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट क्या इशू करता हूँ, सीआरआर। क्या इशू करता हूँ, सीआरआर। यानी सीआरआर इशू करने का, क्रिएट करने का रीजन क्या होता है कि मैं कैपिटल को कम होने नहीं दूंगा। यस, तो वहां पे सर कभी भी कैपिटल रिड्यूस नहीं होता है। अगर ये आपको नहीं समझे तो मैंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख लो, आपको समझ जाएगा कि सर आपका जो रिडेम्पशन होता है वो कभी भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं होगा। यस और नो। फिर नेक्स्ट आते हैं, नो लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अ मेंबर ऑफ द कंपनी past or present shall not be liable to any call or contribution in respect of any shares held by him exceeding the amount of difference if any between the amount paid on the shares or reduced amount if any which is to be deemed to have been paid thereon as the case may be and the amount of shares as fixed by the order of reduction बराबर ना। यस, वो क्या बोल रहा है कि सर जितना लाइबिलिटी होगा, आपने जितना पेड अप कैपिटल कम कर दिया बराबर ना, 6 रुपया कर दिया है, तो उसके बाद में कभी हमारा ज्यादा लाइबिलिटी नहीं बनेगा। ठीक है, यस। हाँ, आप बाद में मांग रहे हो 4 रुपया तो हम दे देंगे, बट आपने बोला है कि ये 6 रुपये तक का आपका पेड अप कैपिटल है। यस, और उसके बाद में हम कभी पैसा नहीं मांगेंगे, तो आप कभी भी उनसे पैसा नहीं मांग सकते। यस और नो। केसेस वेयर क्रेडिटर्स इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट बराबर ना। सर कौन कौन से ऐसे केस है जहां पे क्रेडिटर्स इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट, सुनना इसको। where the name of any creditor entitled to object to reduction of share capital is by reason of his ignorance of the proceeding of reduction share capital not entered in the list of creditors। ठीक है, यस। यानी सर जब कोर्ट ने नोटिस भेजा था हर एक क्रेडिटर्स को, तो वो टाइम पे वो क्रेडिटर्स वो लिस्ट में नहीं था बराबर ना। यस, तो ऑब्वियसली उसको तकलीफ तो होगा कि भाई मेरे को तो नोटिस आया नहीं, और कोर्ट ने क्या कर दिया, ऑर्डर कंफर्म कर लिया यस होनो कि भाई आप रिडक्शन कर सकते हो। एंड आफ्टर सच रिडक्शन, और बाद में उसको मालूम पड़ा कि भाई रिडक्शन भी हो गया है, द कंपनी कमिट्स अ डिफॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। और रिडक्शन होने के बाद में कंपनी ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया, यानी क्रेडिटर्स को उसको इज्जत दिया ही नहीं अपन ने, और इज्जत नहीं दिया चलो अच्छी बात है, रिडक्शन भी हो गया और बाद में डिफॉल्ट भी कर दिया। तो इन दैट केस every person who was a member of the company on the date of the registration of the order of reduction, यानी जिस दिन वो ऑर्डर रजिस्टर्ड हुआ था, ऑर्डर दिया था, वो टाइम पे जो जो मेंबर है shall be liable to contribute to the payment of that debt or claim। yes or no। यानी जो क्रेडिटर्स का क्लेम है वो उसको पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, सर वो मेंबर जो अपना रिडक्शन का ऑर्डर आया था वो डेट पे जब वो मेंबर था उसको पे करना पड़ेगा। यस और नो। जैसे ऑर्डर आ गया था 10, मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, कभी आया 10 अक्टूबर 2020 को ऑर्डर आ गया। वो ऑर्डर के टाइम पे मैं, जुजार सर, योगी सर, संजीव सर, 4 सर क्या थे, मेंबर थे, तो हम चारों को मिलके उसका डेट और क्लेम हमको पे ऑफ करना पड़ेगा। यस और नो। याद रहे, कभी जब उसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, सेकेंड रिडक्शन भी हो गया और कंपनी ने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा सर, आपको मेंबर जो वो टाइम पे मेंबर्स थे सबको मिलके उसका क्लेम पे ऑफ करना पड़ेगा। यस और नो, समझाइए। चलिए, एंड इफ द कंपनी इज वाउंड अप, कंपनी चली गई, द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी सच क्रेडिटर्स एंड प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस एज अफोरसेड इफ इट इज थिंग्स फिट settle a list of persons who liable to contribute and make an enforced call and orders on the contributors settle on the list as if they were ordinary contributors in the winding up। अगर उनको लगता है कंपनी वाइंड अप हो गई है तो वो जो भी कॉन्ट्रीब्यूटीज है बराबर ना, जो पेमेंट कर रहे हैं उनको बोल देगा भाई इनको भी पेमेंट कर लो। ठीक है, क्योंकि इसका भी पैसा बाकी रह गया। यस और नो। फिर सर अगर आपने कोई भी पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इफ एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी knowingly conceals the name of any creditors entitled to object to the reduction of share capital। हमने क्या कर दिया सर, एक क्रेडिटर्स का नाम लिखा ही नहीं। ठीक है, यस और नो, यानी जानबूझ ही लिखा और उनको लिस्ट दे दिया। मेरे को मालूम है कि उसको जब नोटिस आएगा तो वो कुछ ना कुछ उंगली करने वाला। ठीक है, तो मैंने नाम ही नहीं लिखा। तो इन दैट केस सर क्या मैं गिल्टी हूँ, आंसर ही यस बराबर। आपने क्या कर दिया, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को कंसील कर दिया, मैनिपुलेट आपने कर दिया। यस और नो। knowingly misrepresent the amount of debt or claim of any creditors। ठीक है, yes or no। ऑब्वियसली क्लेम, ऑब्वियसली आप जब लिस्ट जाएगा तो वहां पे अमाउंट भी जाएगा, तो आपने अमाउंट में कुछ हेरा फेरी किया है तो भी आप पनिशमेंट आपको मिलेगा।
abates or it's privy to any such concealment or misrepresented he shall be liable under section 447 ठीक है yes or no। और वो क्या कर रहा है जो भी बड़े मिसरिप्रेजेंटेड कर रहा है रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो कर लिया बट उन्होंने क्या किया सर सब कुछ गलत चीजें उनको दे दी है ठीक है yes or no यानी वो इन्वॉल्व है उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व है तो भी उसको सेक्शन 447 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर टू पब्लिश द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया मैंने उसको पब्लिश किया ही नहीं ठीक है अपने को मालूम है कोर्ट के हिसाब से अपने को पब्लिश करना पड़ेगा देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको ये ऑर्डर क्या करना पड़ेगा पब्लिशिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन बट आपने पब्लिश नहीं किया है तो आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है। मिनिमम फाइन कितना है 5 लाख और मैक्सिमम कितना आपका 25 लाख यस और नो। तो ये जो आपके प्रोविजन थे ये कौन से थे आपके रिडक्शन ऑफ कैपिटल कौन से प्रोविजन थे आपके रिडक्शन ऑफ कैपिटल ठीक है यस। तो आपको समझा रहेगा कि एग्जाम्पल क्या क्या है बराबर रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता क्या है और क्या क्या आपके प्रोविजंस है यस और नो। पक्का कोई तकलीफ है यहाँ तक तो होप सो आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी समझा रहेगा। आपको एक बार रीड करना है और मेरे हिसाब से मैंने सब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखी हुई है तो आप चाहो तो इसके भी शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यस और नो ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। चलिए तो वही अपने को देखना है कि सर रिडक्शन ऑफ कैपिटल और डिमिनिशन ऑफ कैपिटल दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ठीक है। तो ऑलरेडी हमने रिडक्शन ऑफ कैपिटल पढ़ा हुआ है ठीक है यहाँ पे अपन एग्जांपल लिए थे और उसके बाद में क्या प्रोसेस था वो हमने फॉलो अभी खाली अपने को डिफरेंस चेक करना है ठीक है। चलिए सुनना अभी फर्स्ट लिखा है इट मीन्स रिडक्शन ऑफ इश्यूड कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ कि सर जो हम रिडक्शन करते हैं ना वो कौन सी कैपिटल करेंगे इशूड कैपिटल का यानी जो रियल में मैंने इशू किया है उसमें मैं कुछ कम करता हूँ जैसे अपने लॉस को सेट ऑफ कर दो या फिर जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको बोल दो आप अभी मत देना या फिर एक्सेस कैपिटल है जो मेरे असेट से मेरे जो असेट इन्वेस्ट किया उससे भी ज्यादा कैपिटल मेरे पास पड़ा है तो मैं क्या कर दूंगा उसको रिफंड कर दूंगा ठीक है यस। डिमिनिशन ऑफ कैपिटल मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बराबर ना ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था सर सेक्शन 61 में पढ़ा था हम लोगों ने कैंसिलेशन ऑफ शेयर जैसे कंपनी ने कितने शेयर्स थे 1 लाख कितने थे 1 लाख उसमें से पब्लिक से कितना आया 95,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया ठीक है। अभी भी कितने पड़े अपने पास 5,000 शेयर्स अपने पास पड़े हैं ठीक है यस। तो ये जो 5,000 शेयर्स है इसको कंपनी क्या कर देती है कैंसिल क्या कर देती है कैंसिल की चलो ठीक है यार अपने को 95,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया है मेरे को ये 5,000 शेयर्स इशू नहीं करने हैं इसको क्या कर दो कैंसिल। तो ये आपका कौन सा सेक्शन 61 वाला एग्जांपल है कौन सा आपका ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल यस ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल ठीक है। तो डिमिनिशन ऑफ कैपिटल डज नॉट एनी वे अफेक्ट द इशूड कैपिटल वो कभी इशूड कैपिटल पे अफेक्ट करेगा नहीं क्यों क्योंकि सर 1 लाख का मैंने शेयर इशू किए थे उसमें से 95 का मेरे पास एप्लीकेशन आया तो अभी मेरे लिए इशूड कैपिटल कितना 95 हो जाएगा 5,000 को मैं क्या कर दूंगा कैंसिल क्या कर दूंगा मैं कैंसिल कर दूंगा यस और नो। चलिए मेथड इसके अंदर हम लोगों ने मेथड पढ़ा था पहला कैंसिलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनप्रेजेंटेड बाय द असेट ऑफ द कंपनी। यानी मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 लाख का मेरा कैपिटल है उसमें से 4 लाख मेरे पास बैंक में पड़ा है और 6 लाख का ही असेट मैंने इन्वेस्ट किया तो वो 6 लाख से मैं अच्छा खासा रिटर्न कमा रहा था तो मैंने क्या कर दिया जो 4 लाख है जो अनप्रेजेंटेड आपका अमाउंट है अनप्रेजेंटेड कैपिटल है वो मैं क्या कर दूंगा उसको रिफंड कर देता हूँ। सेकेंड रिटर्न ऑफ कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ नीड्स ऑफ द कंपनी यस अगर आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा है तो आप क्या करोगे जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको वापस क्या कर दोगे रिटर्न भी कर दोगे। नेक्स्ट रिडक्शन इन अनपेड कैपिटल जो आपने अनकॉल्ड कैपिटल है अनपेड है उसका आपने क्या कर दोगे रिडक्शन भी कर लोगे यस और नो। और लास्ट में एक और पढ़ा था हम लोगों ने कोई भी लॉस होता है तो वो भी किसका होता है शेयर होल्डर का होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस लॉसेज बराबर ना तो वो भी हम लोग क्या करते हैं सर अपने कैपिटल में से क्या कर देंगे एडजस्ट करते हैं दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स व्हिच हैव नॉट बीन टेकन और अग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन ठीक है यस और नो। तो यहाँ पे एग्जांपल खाली एक ही है कि जो आप शेयर्स कैंसिल करते हो या तो किसने लिया नहीं है यहाँ पे लेने का कोई भी एग्रीमेंट हुआ नहीं इन शॉर्ट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स आपका कौन सा है डिमिनिशन ऑफ कैपिटल यस और नो। इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स मैंने वो टाइम पे बोला था कि सर जब भी कैपिटल रिड्यूस होता है तो वो केस में सर क्या होगा कि वहां से अमाउंट आने के चांस कम होते हैं और जिससे किन का खतरा बढ़ जाता है क्रेडिटर्स का बढ़ जाता है। और मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट को तो इतना इशू नहीं है बट क्रेडिटर्स का कितने कितने इंटरेस्ट अफेक्ट होता है। तो अगर आपके रिडक्शन के केस में हम लोग जाते हैं तो वहां पे आपका क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है और जबकि आप ऑल्ट्रेशन में जाओगे तो वहां पे कभी भी क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ऑल्ट्रेशन में कभी भी कैपिटल कम नहीं होता है
क्योंकि अगर ऑल्ट्रेशन में कैपिटल कम होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ऑल्ट्रेशन में क्या होता है कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ऐसे शेयर जो मैंने इश्यू नहीं किए थे वो मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो इससे कभी भी अपना इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, यस और नो। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मालूम है नोटिस देते हैं, फिर वो नोटिस कौन, कोर्ट ट्रिब्यूनल देता है बराबर, क्रेडिटर्स को कि आप रिप्रेजेंट कर लोगे, आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा है कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स मस्ट बी ऑब्टेन, आपको वो कंसेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ 3 महीने के अंदर उसने कंसेंट नहीं दिया है तो हम यही समझेंगे उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। द क्रेडिटर्स मस्ट बी डिस्चार्ज और क्रेडिटर्स मस्ट बी फर्निश विद सिक्योरिटी, जस्ट सुनो, यानी या तो आप क्या कर लो, उसके पास से कंसेंट ले लो कि भाई तू अग्री है ना, रिडक्शन कर ले, बोलेगा हाँ सर मैं अग्री हूँ, ठीक है। या फिर उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दो, वो 5 लाख रुपया मांग रहा है, उसके मुंह पे 5 लाख रुपया मार दो, भाई ये 5 लाख ले और निकल जा, ठीक है। या फिर तो उसको बोल दे कि तू टेंशन मत ले, तेरे ये 5 लाख के अगेंस्ट में मैंने क्या किया है, मेरा एक असेट मॉर्गेज रख दिया है, तो तेरे को जरा भी टेंशन नहीं है। वो असेट जब भी तेरे को लग रहा है कि मेरा पैसा नहीं आएगा, हम वो असेट क्या कर देंगे, बेच देंगे और तेरे को पेमेंट कर देंगे, यस और नो। बट सर यहाँ पे क्रेडिटर्स का कोई राइट इतना इफेक्ट नहीं होता, कहाँ पे, जब आप डिमिनिशन ऑफ कैपिटल है वहां पे कभी इतना इफेक्ट नहीं होगा, यस और नो। अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, सर अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा, वहां पे कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ रिजोल्यूशन, सर रिडक्शन के केस में स्पेशल रिजोल्यूशन अपन ने बोला, वहां पे कौन सा आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, कौन सा आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इफेक्ट ऑन मेमोरेंडम, रिडक्शन मे और मे नॉट रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, बराबर ना। सर रिडक्शन जो कैपिटल का होता है तो मे और मे नॉट उसमें इतना चेंज नहीं आएगा, बट जब मैंने बोला कि ऑल्टरेशन होता है तो हमेशा आपका कैपिटल क्लॉज एमओए में चेंज होने ही वाला है और आपको वो रिपोर्ट आरओसी को देना ही पड़ेगा, यस और नो। तो यहाँ पे सेम वही लिखा हुआ है कि आपका वो कैपिटल क्लॉज चेंज होगा, यस, इज दैट क्लियर। चलिए फिर, तो ये आपका एक छोटा सा था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन ऑफ कैपिटल और डिमिनिशन ऑफ कैपिटल, यस और नो। ये आपके एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, मई 2004 में, नवंबर 2006 में और नवंबर 2015 में आपके ये आया हुआ है, ठीक है। तो आप ये वीडियो के थ्रू एक बार अगर चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और वहां पे लिख सकते हो कि डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है, यस। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं राइट शेयर्स, कौन सा आते हैं, राइट शेयर्स और राइट और प्रीएम्पशन फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, सेक्शन 62, ये सुनना भी। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा आपका सर, राइट शेयर्स, सेक्शन 62, यस, सुनना भी। राइट शेयर्स होता क्या वो हम लोग समझते हैं। एक कंपनी है, ये हब लिमिटेड, बराबर, एक कंपनी है। वो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, क्या इशू किए थे, शेयर्स इशू किए थे। और कंपनी के टोटल अभी तक 100 शेयर होल्डर है, कितने हैं, 100 शेयर होल्डर है। उन्होंने क्या किया, कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है, यस। यानी कंपनी ने पूरे शेयर्स किसको दिए हुए हैं, ये 100 शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, यस और नो। यानी इन शॉर्ट जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू किया था उसको मैं अगर आईपीओ बोलता, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी फर्स्ट टाइम आपने जब भी कोई शेयर्स इशू किए थे तो कंपनी के ऊपर भरोसा रखने वाले कितने लोग थे, 100% थे, कितने थे, 100% थे, यस और नो, बराबर। अभी सुनना, अभी कंपनी क्या इशू कर रही है सर, इसको अपन बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब इनिशियल, दैट इज द फर्स्ट ओरिजिनल इशू। सेकंड कौन सा, एफपीओ, यानी आप आईपीओ, पहले आपके शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशू हो चुके हैं, अभी आप सेकंड टाइम क्या कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एफपीओ, यस, सुनना भी। तो कंपनी क्या सोचेगी कि यार जब कंपनी ने आईपीओ, इन शॉर्ट जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर्स मार्केट में इशू किए थे तो वो टाइम पे भरोसा रखने वाले कितने लोग थे सर, 100 शेयर होल्डर, कितने थे, 100 शेयर होल्डर थे। तो अभी कंपनी का ये लायबिलिटी है, कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो नेक्स्ट शेयर्स इशू करेंगे, जब भी वो नेक्स्ट शेयर्स इशू करेंगे तो कंपनी सबसे पहले किनको पूछेगी, वो 100 शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि सर क्या आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, यस और नो, याद रहेगा।
एंड दैट इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं सर, एफपीओ। क्या बोलते हैं हम उसको, एफपीओ। यस और नो। तो कंपनी को उनको पूछना पड़ेगा। अभी सुनना यहाँ पे क्या होता है कि सर जब भी आपने को आईपीओ फर्स्ट ओरिजिनल शेयर्स इशू किए थे, उसके बाद में सर कंपनी अगर कोई भी फर्दर शेयर्स इशू कर रही है तो सबसे पहले वो 100 शेयर होल्डर को पूछेंगे, और हम लोग वो 100 का नाम क्या रखते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या नाम रख देते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यस और नो। क्या नाम रख देते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यस और नो। तो आप जब भी फर्दर शेयर इशू करोगे आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछना पड़ेगा कि सर क्या आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू। क्या बोलते हैं, राइट इशू बोल दो या राइट शेयर्स बोल दो। क्या बोल दो, राइट शेयर्स बोल दो। यस और नो। अभी इसके पास ऑप्शन है, इसको कंपल्सरी नहीं है कि बेटा तेरे को लेना ही पड़ेगा। इसको बोल देंगे कि भाई ऐसा कर, तेरे को चाहिए तो ले ले, अदरवाइज तो तेरा राइट किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है। यानी ये शेयर होल्डर के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला कौन सा, या तो तू क्या कर ले, एक्सरसाइज। क्या कर ले तू, एक्सरसाइज कर ले, खुद ले ले शेयर्स बराबर। या फिर तू उसको क्या कर दे, रिनाउंसमेंट। क्या कर दे तू उसको, रिनाउंसमेंट। यानी अगर तू इंटरेस्टेड नहीं है तो किसी दूसरे बंदे को तू क्या कर ले, वो शेयर्स वो राइट ट्रांसफर कर ले, तो दूसरा कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो वो ले लेगा। बट कंपनी को पहले इनको पूछना ही पड़ेगा। यस और नो। इन शॉर्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आपको पूछना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग आते हैं राइट्स। अभी यहाँ पे एक और बात बताना कि सर जब कंपनी के पास शेयर्स होंगे, यानी जब ये सीए हब लिमिटेड अगर रजिस्टर्ड हुई है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, तभी तो वो राइट इशू कर सकती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या वो राइट इशू करेगी, नहीं ना, क्योंकि सर कंपनी के पास शेयर्स ही नहीं है तो राइट इशू करने का सवाल भी नहीं आता है। तो ये जो सेक्शन 62 है ये एप्लीकेबल किसको है, कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, उनके लिए क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। यस और नो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 62। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सर सेक्शन 62 अप्लाई ऑल कंपनीज हैविंग अ शेयर कैपिटल, यानी कोई भी कंपनी जिसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल है तो वो क्या करेंगे सर, राइट शेयर इशू कर सकते हैं। यस। सेक्शन 62 अप्लाई व्हेन अ कंपनी प्रपोजेस टू इशू फर्दर शेयर्स, बराबर ना, यस और नो। मैंने ऑलरेडी बताया कि आईपीओ के टाइम पे हम उसको राइट इशू नहीं बोलेंगे। जब आप एफपीओ इशू करो, क्या करो, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट इशू। और वो किसको करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोगों को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करना पड़ता है। सुनना, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ राइट, फर्दर शेयर्स, फर्दर शेयर्स मतलब वही बोल रहे हैं कि ओरिजिनल आईपीओ की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एफपीओ की। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एफपीओ। यस। शैल बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस और नो। यानी इक्विटी शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है उनको ही देना पड़ेगा। इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम, जिनका जितना उनके पास क्या पड़ा है, पेड अप कैपिटल पड़ा है। कंपनी रेशियो इशू कर सकते हैं कि भाई जिसके पास 3 शेयर्स है उसको मैं एक राइट दूंगा, जिसके पास एक शेयर्स है उसको मैं एक राइट दूंगा, यानी वो रेशियो कंपनी डिसाइड कर सकती है। ठीक है। एवरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी अभी जो शेयर होल्डर जो ऑलरेडी है, अपने केस में कितने थे, 100 थे, उनको कंपनी पूछेगी, बराबर ना, हैव अ राइट, यानी उनके पास राइट है, एक्सेप्ट द ऑफर। या तो वो ऑफर, कंपनी ने बोला कि बेटा तेरे को 300 शेयर्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 300 शेयर्स मिलेंगे, क्या तू इंटरेस्टेड है, वो बोलेगा हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। सेकंड, डिक्लाइन द ऑफर, वो बोलता है यार फालतू पहले भी शेयर्स लेके मैं पछता रहा हूँ, बराबर ना, कोई वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी उसका प्राइस लो है, मेरे को नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड द थर्ड वन इज कौन सा, रिनाउंस द शेयर्स। पहला एक्सेप्ट, सेकंड डिक्लाइन, थर्ड क्या बोलते हैं कि ठीक है आप मेरे को दे दो, मैं किसी दूसरे को दे देता हूँ। रिनाउंसमेंट वो होता है कि आपके पास राइट आया कि आप राइट शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आप क्या करोगे, वो राइट किसी दूसरे को दे दोगे कि भाई तू अगर चाहता है ये कंपनी में इन्वेस्ट करना तो ऐसा कर, मेरा राइट लेके जाओ, तू परचेज कर ले। ठीक है। बट ये रिनाउंसमेंट कभी रहेगा, जब वो आर्टिकल्स में होगा, यस और नो। यानी जब आर्टिकल्स में प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो शेयर्स को रिनाउंसमेंट कर सकता है, तो ही वो करेगा, अदरवाइज कभी भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑफर, ठीक है, अनलेस द आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट सच राइट, यानी आर्टिकल्स में है
तो आप क्या कर सकते हो, वो शेयर्स आप ऑफर कर सकते हो, ठीक है, यस और नो, समझाइए। अभी सुनना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को सर रिनाउंसमेंट, कंपनी को लगता है कि नहीं यार रिनाउंसमेंट का ऑप्शन देना ही नहीं है, तो उसको आर्टिकल्स में क्लियरली लिखना पड़ेगा कि किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपने शेयर्स क्या कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है। उसके पास यही ऑफर है, आइदर यस और नो, रिनाउंसमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अभी सुनना, जब कंपनी यहाँ से आप पे देख लो, जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या देती है, राइट शेयर्स का ऑफर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर। क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर, या सुनना सुनना लेटर ऑफ ऑफर में कंपनी क्या बोलेगी, फर्दर शेयर शैल बी ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय सेंडिंग टू ईच देम अ लेटर ऑफ ऑफर। सबको एक लेटर ऑफ ऑफर दिया जाएगा कि सर आप इंटरेस्टेड हो हमारे, आप कंपनी के क्या हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो आपको हम लोग क्या करते हैं, राइट शेयर्स के लिए ऑफर दे रहे हैं। इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आप रिप्लाई दे देना, ठीक है, यस। द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच्ड, यानी आप जब उसको लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे तो ऑब्वियसली कुरियर सिस्टम से भेजोगे, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप भेज सकते हो, कुरियर से भेज सकते हो, या एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी, या फिर दूसरे कोई मोड है लेकिन आप उसके थ्रू ही भेज सकते हो जिसके पास आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी रहना चाहिए, यस। यानी आपने भेजा है या नहीं भेजा उसका प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई मोड है तो आप उनको लेटर ऑफ ऑफर भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिर आपका कुरियर है, और एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है, यस और नो। तो सिंपल सी बात है, पहला कौन सा है कि सर जो ऑफर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दूंगा, या तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर लेगा, या फिर वो रिनाउंस करता है। रिनाउंस का राइट तब भी रिस्ट्रिक्ट रहता है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कभी भी अपने राइट को रिनाउंस नहीं करेगा। अदरवाइज कुछ नहीं लिखा तो वो रिनाउंस कर सकता है, यस और नो। यानी अगर आपको रिनाउंस से रोकना है, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट करना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा, यस और नो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अभी जो आपने उसको लेटर ऑफ ऑफर भेजा है, यस, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सुनना सुनना, अभी जैसे अपना क्लास है सीए हब लिमिटेड, ठीक है, और ये अपने कौन है, 100 शेयर होल्डर, 100 शेयर होल्डर, यस और नो, सुनना भी। अभी कंपनी ने इनको क्या बोला है कि बेटा 15 दिसंबर 2020 वो टाइम पे हमारा राइट शेयर्स का ऑफर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट शेयर्स का क्या हो जाएगा, ऑफर स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो टाइम से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, यस और नो, बराबर। कौन सा डेट है, 15 दिसंबर 2020, यस। अभी इतना फिक्स है कि जब भी मैं शेयर होल्डर्स को इंटीमेट करूंगा तो कैसे करूंगा, लेटर ऑफ ऑफर, मैं LOF लिख रहा हूं, ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर, बराबर, यस और नो। मैं उससे उसको इंटीमेट करूंगा तो ये लेटर ऑफ ऑफर क्या 15 तारीख को पहुंचेगा तो अच्छा लगेगा कि 15 तारीख को आप क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो राइट शेयर लेने के लिए, और आप 15 की तारीख को ही उसके पास पहुंचा तो उसके पास सोचने का दिमाग ही नहीं रहेगा, वो बोलेगा लू नहीं लो। इसके लिए क्या बोला है कि जब भी आपका डेट जहां से आपका राइट शेयर्स का ओपन हो रहा है उसके 3 दिन पहले, उसके 3 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना पड़ेगा, यस और नो। क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्पैच करना पड़ेगा, यस। यानी आप इमीडिएटली जिस दिन आपका राइट शेयर्स का ऑफर ओपन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन आप डिस्पैच नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसके 3 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच्ड टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इश्यू, बराबर ना। जिस दिन राइट शेयर्स का इश्यू स्टार्ट हो रहा है उसके 3 दिन पहले आपको वो डिस्पैच करना पड़ेगा, यस और नो। चलिए, द लेटर ऑफ ऑफर शैल स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। ऑब्वियसली लेटर ऑफ ऑफर में क्या लिखोगे कि आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो हम आपको क्या दे रहे हैं, 500 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं एज अ राइट शेयर्स, बराबर ना, यस और नो। तो कितने शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो वो आपको लेटर ऑफ ऑफर में लिखना पड़ेगा। सेकेंड, अभी सर आपने उसको ऑफर तो दे दिया कि भाई बेटा तेरे को ये ऑफर ले ले, बराबर, बट उसको टाइम लिमिट होगा, तो मिनिमम 15 डेज के अंदर उसको रिप्लाई करना है,
और मैक्सिमम कितना 30 डेज के अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज, यस और नो, विद इन विच द ऑफर में बी एक्सेप्टेड। यानी आप मिनिमम 15 डेज आपके पास टाइम रहेगा और मैक्सिमम अगर बढ़ सकता है तो 30 डेज तक रहेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको ये ऑफर क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस और नो। बट वो आगे क्या बोल रहा है कि अगर सर 90% लोगों ने 90% जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने उनसे अपने को रिटर्न कंसेंट या वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सेप्टेंस आ गया है कि हाँ हम लोग सर राइट शेयर लेने के लिए रेडी है, तो इन दैट के जो 15 दिन का ड्यूरेशन है वो तुम्हारा कम हो सकता है, यस और नो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी के पास सर कितने शेयर थे, अपने पास सीए हब के पास में 100 शेयर होल्डर, कितने हैं 100 शेयर होल्डर्स है। तो इसमें से वो क्या बोल रहे हैं कि 100 में से 90% लोग यानी कितने 90 लोगों ने बोल दिया कि यस सर हम लोग क्या है इंटरेस्टेड है। तो इन दैट केस सर हम लोग क्या करेंगे, जो ड्यूरेशन है 15 डेज का वो हम लोग कम कर सकते हैं, सोन बट मैक्सिमम 30 डेज का आपका रहेगा, ठीक है। जो मिनिमम डेज है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा अगर 90 लोगों का 90% पब्लिक का अपने को एक्सेप्टेंस आ जाता है, ठीक है, यस और नो। चलिए, a statement that if the offer is not accepted with the time specified in the letter of offer, the offer shall deem to have been declined, yes or no। यानी अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं दिया है, अगर 90% लोगों का हाँ आ गया तो अपने को ऑफर भेजना है, तो उसके अपन डेज कम कर सकते हैं। तो अगर आपने वो दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिए तो हम यही समझेंगे कि आपने ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट, क्या कर दिया आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, यस और नो। A statement that every shareholder has a right to renounce the shares offered to him to any other person, yes or no। अगर आपने रिनाउंस किया है तो वो भी आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं खुद शेयर्स नहीं ले रहा हूं, मैंने ये पर्सन को बोला है उसको क्या कर दिया, मैंने रिनाउंस कर लिया, ठीक है, यस और नो। चलिए, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, यस, अगर किसी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो शेयर्स अपने क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, यस और नो। चलिए, ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉय, यस, आप जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसके साथ में आप एम्प्लॉय को भी शेयर्स क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, ठीक है। अंडर ईशॉप आपने सुना रहेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो। और आपको पास क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, और आपको जो भी कंप्लायंस है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। यानी आप राइट शेयर है वो आप एज एन ईशॉप भी इशू कर सकते हो, बट आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यस और नो। फिर नेक्स्ट आते हैं, अभी सर होता क्या है, सुनना, अपना एक कंपनी सीए हब लिमिटेड और अपने पास कितने लोग हैं, 100 शेयर होल्डर है। मैंने इनको बोला कि बेटा मैं राइट शेयर्स क्या इशू कर रहा हूँ, राइट शेयर्स, क्या तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, यस और नो। मैंने उनको बोल दिया कि मैं क्या इशू कर रहा हूँ, राइट शेयर्स इशू कर रहा हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। उन्होंने बोला कि सर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या मैं कैंसिल कर दूंगा राइट शेयर्स, कि नहीं यार इन्होंने मना बोल दिया है, मैंने कैंसिल कर दिया, 2 साल बाद में वापस इशू किया, बेटा चाहिए नहीं चाहिए, वापस कैंसिल कर दिया, क्या ऐसा चाहिए, आंसर इज नो। इनके पास मैं फर्स्ट इनके पास जाऊंगा, बस प्रायोरिटी इनको दिया हुआ है कि भाई जब भी कंपनी एफपीओ इशू करेगी, फर्दर पब्लिक ऑफर, तो पहले तुम्हारे पास आएगी। अगर तुमने मना बोल दिया तो मैं फिर कहां पे जाऊंगा, कॉमन पब्लिक के पास जाऊंगा, यस। फिर मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा अरे ले लो बराबर ना, कंपनी को पैसा चाहिए, तुम मना बोल दिए, मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, कॉमन पब्लिक के पास जाऊंगा, और पब्लिक के पास से मैं पैसा ले लूंगा और पब्लिक को क्या दे दूंगा, मेरे शेयर्स दे दूंगा, ठीक है, ये सुनना। यानी अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर वो मना बोल देते हैं तो मैं क्या करूंगा, वही शेयर्स किसको दे दूंगा, पब्लिक को दे दूंगा, और पब्लिक से मैं मेरा अमाउंट कलेक्ट कर सकता हूँ, ये सुनना। यहाँ पे वही आपका आगे केस आ रहा है, ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एम्प्लॉय हो गया, ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एनी पर्सन, फर्दर शेयर्स मे बी ऑफर्ड टू एनी पर्सन, किसी को भी आप दे सकते हो, वेदर और नॉट दोज पर्सन इंक्लूड द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉय, बराबर ना, यानी इवन वो आपके ये लोग है ही नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, दूसरे को इशू कर सकते हो, ठीक है। इफ अभी ये याद रखना कि जब भी आप राइट शेयर्स किसी बाहर वाली पब्लिक को इशू कर रहे हो तो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेना पड़ेगा, शेयर्स का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा, यस और नो। क्या से लेना पड़ेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बराबर ना। यानी जब भी आप शेयर्स पब्लिक को इशू करो, किसको इशू कर रहे हो, कॉमन पब्लिक को, तो आपको शेयर्स का प्राइस क्या करवाना पड़ेगा, शेयर्स प्राइस नीड टू बी वैल्यूड, नीड टू बी
वैल्यूड, यानी आप अंधाधुन किसी भी प्राइस में पब्लिक से नहीं ले सकते। और वो कौन करेगा? आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर। कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यस और नो? आपको उसके पास क्या करवाना पड़ेगा? एक प्राइस शेयर्स का वैल्यू करवाना पड़ेगा कि सर मेरी कंपनी का अभी तक की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से कितना शेयर्स का प्राइस में रख सकता हूँ, ठीक है? तो वो आपको वैल्यू करवा के फिर आपको प्राइस पब्लिक से लेना पड़ेगा। और जब आप पब्लिक से ले रहे हो तो प्रोस्पेक्टस के रूल भी आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। यस और नो? उसका हम लोगों ने अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो जब भी आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस के जो भी रूल्स है वो सब रूल्स आपको क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे। यस और नो? याद रहेगा। चलिए, पास क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। और जो भी कंडीशन है वो आपको कंप्लाइड करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, जो भी कंडीशन है वो आपको कंप्लाइड करना पड़ेगा। यस और नो? याद रहेगा। अभी सुनना, ये आपका समझा, यानी बेसिकली हमने राइट शेयर्स की सब चीजें पढ़ ली है। राइट शेयर्स क्या होता है, किसको हम लोग इश्यू करते हैं, रिनाउंसमेंट कभी रिस्ट्रिक्ट होता है, बराबर, कितना टाइम लिमिट होता है, यानी 3 दिन से पहले आपको डिस्पैच करना पड़ेगा, 15 दिन मिनिमम, मैक्सिमम कितना होता है आपका 30 डेज के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए। बट अगर 90% पब्लिक ने कंसेंट दे दिया है रिटर्न में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दे दिया है, तो इन दैट केस हम लोग क्या कर लेंगे सर? इन दैट केस हम लोग 15 डेज का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। सो नो? और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आप पब्लिक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आपने इशू नहीं किया तो आप किसको इशू करोगे? आउटसाइड पब्लिक को। तो इन दैट केस सर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यस और नो? और आपको प्रोस्पेक्टस के सब रूल क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, सुनना भी, ये तो हो गया। अभी सर सुनना, मैं आपको सीए हब लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है? अभी अपन स्टार्ट से वही कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसको हम लोग चेंज नहीं करते। कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको मैं यहाँ पे खाली एक बार लिख रहा हूँ कि ये कैसे इशू किए थे? एज ए आईपीओ, बराबर ना? आईपीओ कंपनी ने क्या किया था? मार्केट में इशू किया था। यस और नो? अभी सुनना, सर आईपीओ कंपनी ने मार्केट में इशू कर लिया तो यहाँ से कितना पैसा आया था? 10 लाख। कंपनी के पास क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी ऐसे डिबेंचर जो इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट। कितने हैं? 5 लाख। और यहाँ पे कंपनी का असेट है, सपोज असेट सब मिला कितना है? 15 लाख। ऑब्वियसली बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 15 लाख और 15 लाख। ये सुन, सुनना भी, अभी अपने को मालूम है कि ये जो लोग है 10 लाख, इनको मैं एक और नाम देता हूं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है ये, आपका कौन सा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यस और नो? अभी सुनना है यहाँ पे, अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जो डिबेंचर था कन्वर्जन वाला, उसको मैंने क्या बोला था कि बेटा आज तू डिबेंचर ले ले, आज से 3 साल बाद में मैं ये डिबेंचर कन्वर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं कन्वर्ट कर दूंगा। किसमें? इक्विटी शेयर्स में। किसमें कर दूंगा? मैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। यस और नो? ऐसा मैंने उसको बोल दिया। 3 साल हो गया, वो मेरे पास आ गया और आके बोलता है कि सर आपने जो डिबेंचर दिया था वो टाइम पे आपने एक प्रॉमिस किया था, कंडीशन था आपका, बराबर ना? टर्म्स एंड कंडीशन वो टाइम पे मैंने बनाया रहेगा, इन रिटर्न लिखा रहेगा, ये काम कभी ओरली नहीं होंगे। हाँ ठीक है, 3 साल बाद में आ जाना तो इक्विटी शेयर लेके, यहाँ सब रिटर्न में रहेगा तो वो लेके आया रहेगा। सर याद करो 3 साल पहले आपने क्या बोला था कि ये जो डिबेंचर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में, ठीक है? मैं बोला ठीक है बेटा, इक्विटी शेयर्स में हो जाएंगे। अभी सुनना सुनना, मैंने आईपीओ इशू किया, उसके बाद में मैं सेकेंड टाइम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूं, बट क्या मैं इक्विटी शेयर्स किसी बाहर वाले को दे रहा हूं? एंड आंसर इज नो, बराबर ना? मैं तो क्या कर रहा हूं, जो पहले मैंने डिबेंचर लिया था उसको कन्वर्ट किस में कर रहा हूं? इक्विटी शेयर्स में। तो ये आपका कभी ऐसा नहीं, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कभी ऐसा नहीं बोलेंगे सर आप इक्विटी शेयर डिबेंचर को दे रहे हो बट हमको तो पूछा ही नहीं, कि हम तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा सेक्शन 62 कभी भी इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रही, कभी जब आप क्या कर रहे हो? कन्वर्ट योर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, बराबर ना? यानी जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं पूछना है कि सर जी आप क्या शेयर्स लोगे, अगर आप नहीं लेते तो मैं डिबेंचर को कन्वर्ट कर देता, अगर आप ले लेते हो तो बेचारे ऐसे पड़े रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, याद रहेगा। तो सेक्शन 62 कभी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ठीक है? सुनना भी, nothing in section 62 shall restrict the power of the company to allot shares
ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन्स और डिबेंचर इनटू शेयर्स, बराबर ना, यस और नो। तो इनके ऊपर कभी भी आपका सेक्शन 62 एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यानी ऐसा कभी नहीं बोलेगा नहीं नहीं पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, एंड आंसर इज नो, बराबर ना, यस। द टर्म्स ऑफ इशू, जो भी आपके, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने पहले बनाए थे वही आपके रहेंगे, बट कंडीशन है कि आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यस और नो। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 6, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन्स और डिबेंचर इनटू शेयर्स कॉन्सिक्वेंट अपॉन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यस। अगर मेरे कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक है तो गवर्नमेंट मेरे को कभी भी बोल सकते हैं कि बेटा तो इक्विटी शेयर्स क्या कर, मैंने तेरे को जो लोन दिया है उसके लिए क्या दे दे, इक्विटी शेयर्स दे दे, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने को डायरेक्ट कर सकती है, यस और नो। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एनी गवर्नमेंट में मेक एन ऑर्डर दैट डिबेंचर इश्यूड टू द कंपनी government by a company loans obtained from a government by a company shall be converted into shares in the company। यानी अगर मेरे कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा वो लोन को तो क्या कर दे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, बराबर ना, रिक्वेस्ट नहीं, डायरेक्ट कर बोल देगी कि भाई तू ऐसा कर, वो कन्वर्ट कर दे, ठीक है, यस और नो। टर्म्स ऑफ कन्वर्जन जो भी आपके रहेंगे, बराबर ना, यस और नो। सुनना भी, ये नॉर्मल, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, गवर्नमेंट में मेक एन सच ऑर्डर इफ टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सच डिमांड लोन डू नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर कन्वर्जन, बराबर। चलिए, द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर और लोन शैल बी सच एज मे बी अपीयर रीजनेबल टू द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जब भी आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन रखेगी तो वो रीजनेबल ही रखेगी। अगर आपको लग रहा है कि वो रीजनेबल नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, यस और नो। जब गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगी कि भाई मैं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखूं जिससे क्या अपना इक्विटी शेयर मिल जाएगा, तो कंपनी की क्या चेक करनी पड़ेगी, उसको फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना पड़ेगा, द इश्यू ऑफ डिबेंचर और लोन्स एज द, जो भी आप है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यानी आप ऐसा नहीं कि बस आपको जैसा अच्छा लगा आपने बोल दिया उसको, ऐसा कभी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, डिबेंचर कितने इशू थे, रेट क्या रहेगा इंटरेस्ट का, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यस और नो। चलिए, ये बाकी नॉर्मली मैंने बोल दिया कि अगर लगता है तो आप क्या कर सकते हो, ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हो, यस और नो, याद रहेगा। तो ये आपको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाइए, यस और नो, इज दैट क्लियर। राइट शेयर्स में आपको ये याद रखना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, इसमें से एक मैं पढ़ लेता हूं। DJA Company Limited, it is holding 40% of total equity shares in MR Company Limited. The board of director of MR Company Limited decided to raise the paid up equity share capital by issuing further shares, बराबर ना। तो यहाँ पे वो क्या बोला है कि डीजे कंपनी लिमिटेड इज होल्डिंग 40% इक्विटी शेयर्स इन एमआर कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, एमआर, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डीजे। तो डीजे क्या कर रहा है सर, 40% शेयर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और अगर मैं अभी राइट शेयर पढ़ रहा हूं तो मेरे को ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया है कि सर डीजे क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या है ये, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यस और नो। सुनना अभी, तो ये अपना कौन सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, और एमआर कंपनी क्या कर रही है, डिसाइड टू रेज द कैपिटल बाय फर्दर इश्यू and also decided not to offer any shares to DJA Company Limited on the ground that it was already holding a high percentage of shares in MR Company। यानी जब भी कंपनी, ये एमआर कंपनी क्या इशू कर रही है, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, तो डीजेए को क्या बोल रही है कि बेटा तू तो ऑलरेडी 40% लेके बैठा है, तो मैं तेरे को कभी भी शेयर्स नहीं दूंगा, बराबर ना, मैं तो बाकी पब्लिक को दे दूंगा। बाकी पब्लिक इन द सेंस मतलब यानी बाकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बाकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनको दूंगा, क्योंकि तू तो ऑलरेडी 40% लेके बैठा है, और तू और ले लेगा, तेरा तो क्या होगा, होल्डिंग बढ़ जाएगा। तो मैं तेरे को राइट शेयर इशू नहीं करूंगा, मैं किसको करूंगा, जो बाकी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जिनके पास 0.1%, 0.2% ऐसा होल्डिंग है, मैं उनको दूंगा, यस और नो। तो अभी क्वेश्चन में यही अपने को बताना, क्या ये फैक्ट सही है, क्या ये एमआर कंपनी ऐसा डीजे के साथ ऐसा कर सकता है, एंड आंसर इस क्या रहेगा अपना, नो। क्योंकि अपन ने कहाँ पे भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि होल्डिंग इंपैक्ट होना चाहिए, होल्डिंग इतना ही रहना चाहिए। बस उन्होंने क्या बोला है कि राइट शेयर्स ऑलवेज इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो अपने को यही देखना है कि सर क्या डीजे कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है या नहीं है, एंड आंसर ही यस सर, वो 40% शेयर्स क्या कर रही है,
होल्ड कर रही है तो कंपनी कभी भी उसको मना नहीं बोलेगी, वही उसको नॉर्मल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ट्रीट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पैटर्न। यस और याद रहेगा, तो अपना आंसर वही रहेगा। तो अभी सर ये आंसर को लिखना कैसे है, यहाँ पे तो देखो छोटा 2 लाइन में आंसर लिख दिया है और 2 लाइन के लिए मेरे हिसाब से अपने कोई भी 8 से 10 मार्क मिलने से रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रोविजन, ठीक है। क्या लिखना आपको, राइट शेयर्स का जो भी प्रोविजन है, यस और नो। राइट शेयर्स मींस शेयर्स फर्दर शेयर्स बराबर ना, विच इज इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जो किसको इशू करते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फिर आपको लिखना है जो भी आपके प्रोविजन है, यस और नो। वो लिखने के बाद में फिर लिखना है फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या लिखना है, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन बराबर ना, एमआर कंपनी वांट टू रेज द फंड बराबर, देयरफॉर इट स्टार्टेड टू इशू शेयर्स बराबर, यस और नो। तो वो आपको लिखना है एंड देयर आफ्टर आपको पूरा वो समझाना फैक्ट ऑफ द केस, फिर उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड लेटर ऑन आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। क्या लिखना है आपको, कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि सर देयर इज नो सच प्रोविजन बराबर, देयर इज नो सच प्रोविजन, जो आपको ये रोकता है, जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप कभी भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का क्या देखोगे, आप होल्डिंग पैटर्न देखोगे, वो ऐसा कभी है ही नहीं है। तो सर यहाँ पे जो फैक्ट है, जो एमआर कंपनी बोल रही है, वो क्या है, रॉन्ग है। और एमआर कंपनी को अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डीजे कंपनी को आपको पूछना ही पड़ेगा अबाउट राइट शेयर, यस और याद रहेगा। तो ये आपको पूरा का पूरा क्या लिखना है, पैटर्न लिखना पड़ेगा। फर्स्ट कौन सा, प्रोविजन। सेकंड कौन सा, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट कौन सा, आपका कंक्लूजन। ये 3 पार्ट में आपके आंसर डिवाइड होने चाहिए, यस और नो। चलिए ये एक बार क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन आपको एक बार देख के फिर इसको समझ लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सुनना, बोनस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। अपने पास क्या है, बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास पड़ा हुआ है 10 लाख। यहाँ पे आपके पास क्या है, कैश है 2 लाख। और यहाँ पे आपके पास क्या है, जो भी आपके असेट है, फिक्स असेट बोल दो या फिर आप बोल दो करंट असेट, ये कितना आपके पास 8 लाख। और इसको बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व है, इसके अंदर जनरल रिजर्व बोल दो, प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो। ये आपका कितना पड़ा हुआ है, 15 लाख। कितना पड़ा है, 15 लाख। और मेरे को असेट बढ़ाना पड़ेगा, तो असेट आपका कितना है, 15 10 25 25 20 3 है। चलिए, टोटल कितना हो गया इसका, 25 लाख। और यहाँ पे भी कितना हो गया, 25 लाख। ये सुन लो, अभी सुनना। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है ना, ये कितने शेयर से, 10,000 शेयर से एट रुपीज 100 ईच, एट रुपीज 100 ईच, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये जो बैलेंस शीट है, ये आपका कौन सा, बिफोर बोनस। क्या है आपका, बिफोर बोनस, यस। अभी सुनना, बोनस मीन्स जहां तक मेरे को मालूम है, बोनस मीन्स क्या होता है कि सर ऐसा कोई अमाउंट जो मेरे को मिलता तो है, बट विदाउट कुछ किए मेरे को मिल रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ कि सैलरी की बात करें, तो अपने इंडिया में कस्टम है कि सर दीपावली के टाइम पे अपने को बोनस मिलता है। क्या मिलता है, बोनस मिलता है। और जब भी अगर मेरे को जॉब छोड़ना है, तो मम्मी भी वो घर से वही बोलते हैं कि आप दीपावली के बाद में जॉब छोड़ दे, क्योंकि वहां पे अपने को एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा जो मेरे को बिना मेहनत किए मिलने वाला। हाँ, मैंने मेहनत किया रहेगा, 12 महीने मैंने मेहनत किया रहेगा, बट वो टाइम पे सर नॉर्मली मेरे को सैलरी मिलता है, बट वो टाइम पे और एक्स्ट्रा कुछ मेरे को कंसिडरेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो कंपनी के पास मालूम है, जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो कंपनी या तो क्या इशू करती है, डिविडेंड। क्या डिक्लेयर करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, या फिर क्या इशू करती है, बोनस शेयर्स। क्या इशू करती है, बोनस शेयर्स, यस और नो। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को 2 टाइप से बांट लेती है, यस। अगर प्रॉफिट को बांट रही है तो डिविडेंड हो गया, और प्रॉफिट को बांटने के बजाय शेयर्स दे रही है तो क्या हो जाएगा, बोनस शेयर्स। क्या हो जाएगा, बोनस शेयर्स। बट जब मैं शेयर होल्डर्स को शेयर्स दूंगा कि बेटा ये ले शेयर्स, क्या मैं उनके पास से पैसा लूंगा कि भाई ये 1,000 रुपए का शेयर है, तू 1,000 रुपए मेरे को दे और मैंने तेरे को बोनस शेयर इशू किया है, तो ये तो गलत हो गया ना। यानी इतना फिक्स है कि सर बोनस शेयर्स में कंपनी के पास कंसिडरेशन कितना आएगा, 0। कंपनी 1 रुपया भी नहीं मांगेगी, यस और नो। तो सर कंपनी को बोनस शेयर्स का अरेंजमेंट तो कहां से करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या बोला है कि आप बोनस शेयर्स का अरेंजमेंट फ्री रिजर्व से कर सकते हो। कहां से कर सकते हो, फ्री रिजर्व से कर सकते हो।
जो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम कमाया उससे आप कर सकते हो, या फिर जो आपने सीआरआर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पे अगर आपने सीआरआर क्रिएट किया है तो आप वो सीआरआर के अंदर से बोनस का अरेंजमेंट कर लेते हो, ठीक है, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, बिफोर बोनस, अभी मैं कुछ बात करता हूँ आफ्टर बोनस। किसकी बात करता हूँ? आफ्टर बोनस की। अभी हुआ ये कि सर कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, तो कंपनी को टोटल बोनस इन अमाउंट कितना करना है? 6 लाख। कितना करना है? 6 लाख का अरेंजमेंट करना है। क्या मेरे पास फ्री रिजर्व पड़ा है? कितना पड़ा है? 15 लाख। तो मैं 6 लाख का अरेंजमेंट कितने में कर दूंगा? 15 लाख में कर दूंगा, ठीक है, यस। अभी सुनना है फिर, सर 6 लाख जो मैं पब्लिक को दे रहा हूं, मेरे शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? बोनस शेयर। नथिंग बट क्या होते हैं? आपके इक्विटी शेयर्स, बस फ्री वाले होते हैं। क्या होते हैं? अपने फ्री वाले होते हैं। और इक्विटी शेयर्स तो सर ऑब्वियसली, क्या इक्विटी शेयर 6 लाख तो 10 लाख में ऐड होने वाला है, तो अपना बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखेगा। सर इक्विटी शेयर कैपिटल आपका पहले कितना था? 10 लाख। कितना था आपका? पहले 10 लाख था, और अभी 6 लाख और आ गया, तो टोटल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया? 16 लाख। कितना हो गया आपका? 16 लाख। सर मैंने 6 लाख का अरेंजमेंट कहाँ से किया? सर आपने 6 लाख का अरेंजमेंट फ्री रिजर्व से किया, तो उतना मेरा फ्री रिजर्व कम हो गया, तो यहाँ पे मेरा फ्री रिजर्व कितना हो जाएगा सर? वो मेरे को बोलेगा 15 लाख माइनस 6 लाख। कितना हो गया? 9 लाख। टोटल तो अपना 25 लाख ही हो जाएगा, यस। यहाँ पे आपका बैंक 2 लाख था ही, और फिक्स जो भी असेट है वो आपका 23 लाख था ही, ठीक है। ये कितना हो गया? 25 लाख, यस और नो, बराबर। सर सुनना, हुआ क्या है, आपके पास जो फ्री रिजर्व पड़ा था ना, क्या पड़ा था आपके पास? फ्री रिजर्व पहले कितना था? 15 लाख। कितना था आपके पास फ्री रिजर्व? पहले 15 लाख था। अभी कितना है सर? अभी मेरे पास फ्री रिजर्व कितना पड़ा है? 9 लाख। तो आपने फ्री रिजर्व कम किया, बट आप कम करके कहां पे लेके गए? सर मैं कम करके कैपिटल बना दिया। क्या बना दिया? उसका मैंने कैपिटल। तो इसके लिए हम लोग बोनस को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, ऑफ रिजर्व, यस और नो। यानी आपने क्या कर दिया सर? आपने जो आपके रिजर्व पड़े थे उनको क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। कैसे किया? बोनस शेयर्स इशू करके, यानी आपने वो इक्विटी शेयर इशू करके उसको कैपिटल में डाल दिया, यस और नो। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, तो अपना पहला नाम किसका आएगा? बोनस शेयर्स का ही आएगा, ठीक है। चलिए छोटा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। पावर इन आर्टिकल्स, ऑथोराइजेशन इन द आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड, यानी आपका बोनस शेयर्स का सर एओए में क्या होना चाहिए? आर्टिकल ऑथोराइज होना चाहिए, यानी आपके आर्टिकल्स आपको बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ऑथोराइज करने चाहिए। सर मैंने बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूं, मैं जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उससे पहले ही मैंने बहुत बार बोला है कि आपका एओए में क्या होना चाहिए? प्रोविजन होना चाहिए। अभी कभी कभार किसके माइंड में आता है कि सर एओए में प्रोविजन नहीं है, तो क्या करेंगे? बोनस शेयर इशू नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपका एओए में प्रोविजन नहीं है तो आप आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हो, यस और नो। रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, मैंने जब डिविडेंड चैप्टर पढ़ाया था क्लास में, तो वो टाइम पे मैंने क्या बोला था कि सर कंपनी हमेशा हमेशा कंपनी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि रिलायंस, रिलायंस सपोज इतना बड़ा कंपनी है, यस, ऑब्वियसली रात को रिलायंस बंद हो, सुबह आके क्या अनिल अंबानी सब गेट वेट खोलता है? नहीं ना। और क्या सब लोग शेयर होल्डर सुबह आके वहां पे जॉब करते हैं? आंसर इज नो। तो वहां पे क्या होता है मालूम है? सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड सेग्रीगेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पार्ट वहां पे अलग रहेगा। मैनेजमेंट में आप डायरेक्टर्स बोल दो, या फिर मैं सीधे सा बात बोलता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अपने शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनरशिप वाला पार्ट कौन सा होता है? ओनरशिप, यस ओनर। शेयर होल्डर कौन सा पार्ट होगा आपका? ओनरशिप, यस। अभी सुनना, सर बहुत सारे ओनर होंगे, मैंने भी अगर एक शेयर लिया तो मैं भी उसका ओनर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, हम सब लोग मिलके एक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अभी सर मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मैं तो क्या करता, मेरा काम दूसरा है, मैं दूसरा काम, मेरा पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने शेयर्स परचेज किया तो मैं हर रोज रिलायंस के पास घर वहां पे नहीं जाऊंगा। हाँ मैं ओनर हूँ, बट मैं वहां पे हर बार मैं ओनरशिप वहां पे काम फंक्शन करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने क्या कर दिया, हमारे सबके भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया हुआ है। अभी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी ओनर को मालूम नहीं पड़ती है, तभी तो हम लोग एजीएम रखते हैं ना। क्यों? क्योंकि सर वो जो काम है पूरे 12 महीना काम कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एफिशिएंसी काम किया है नहीं किया, इफेक्टिवली काम किया है नहीं किया, वो हम लोग कभी देखते हैं एजीएम में देखते हैं, जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट वहां पे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और वहां पे मालूम पड़ता है प्रॉफिट लॉस एंड ऑल जो भी आपकी चीजें है, ठीक है। तो अभी एक सिंपल सा बात है कि सर कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इतनी डेट तक कितना है, ये क्वार्टर तक कितना है, अगले क्वार्टर तक कितना है, ये मेरे को मालूम नहीं होगा, एज एन ओनर मेरे को मालूम नहीं होगा, बट एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे को मालूम हो सकता है, यस और नो। तो जो डिविडेंड का भी राइट था वो किसके पास था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही था, कि कभी भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेट रिकमेंड किया उससे ज्यादा कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल पोजीशन किसको मालूम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मालूम है। तो यहाँ पे भी वही है, बोनस शेयर्स भी क्या अल्टीमेटली यू आर कन्वर्टिंग योर रिजर्व इनटू कैपिटल, बराबर। तो रिजर्व कितना है, क्या है, कितना कन्वर्ट करना चाहिए, ऑल द फाइनेंशियल पोजीशन किसको मालूम रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो पूरा प्रोविजन किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ द बोर्ड रिकमेंडेशन सच इशू, बराबर ना, अगर बोर्ड बोलता है तो ही करेंगे, शेयर होल्डर का वहां पे कुछ भी चलने वाला नहीं है। अ कंपनी विच हैज वंस अनाउंस्ड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड्स रिकमेंडिंग अ बोनस शेयर्स शैल नॉट सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ द सेम, यानी एक बार आपने बोनस शेयर्स डिक्लेयर कर दिए तो आप कभी भी उसको विथड्रॉ नहीं करोगे, ये याद रखना, ठीक है। जैसे डिविडेंड बाय वंस द डिविडेंड डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, वो आप रिवोक नहीं कर सकते, यस। क्या पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो पहला कौन सा था आपका सर, एओए में ऑथराइज होना चाहिए। सेकंड कौन सा, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही है, वही रिकमेंड कर सकते हो। और एक बार अगर आपने इशू कर लिया बोनस शेयर्स, आपने बोनस शेयर्स का रिजोल्यूशन पास कर लिया तो आप उसको वापस कभी बैक ले नहीं सकते हो, यस और नो। और आपको पास कौन सा करना है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सर बोनस शेयर्स, मैंने अभी बोला कि आप बोनस शेयर्स को अरेंज करना है, क्योंकि सामने से कोई पैसा आने वाला नहीं है, आपको अरेंज करना है। तो कहां से करोगे, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से। आप कोई भी दूसरे बाकी किसी से भी नहीं करोगे। जैसे आपका असेट रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है, यानी कोई स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे कैपिटल रिजर्व है तो ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है, ये स्पेसिफिक टैग लगी हुई इसके ऊपर कि भाई ये असेट रीवैल्यूएशन रिजर्व किसके लिए मिला, असेट को रीवैल्यू करने से मिला, तो ये स्पेसिफिक टैग है, तो उसको आप कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, नो डिफॉल्ट इन डेट्स, आपने कोई भी फिक्स डिपॉजिट में या फिर कोई भी डेट सिक्योरिटीज में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, आपने टाइम पे पेमेंट कर लिया तो आप बोनसेस इशू कर सकते हो। नो डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉय का कोई भी पैसा डिपॉजिट करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, जैसे ग्रेच्युटी हो गया, आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, तो ये जो पैसा ये किसका, एम्प्लॉय का होता है, तो आपने डिपॉजिट करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया तो आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। पहला कौन सा डिफॉल्ट, पहला कौन सा आपका, कि सर आपने कोई भी डिफॉल्ट फिक्स डिपॉजिट जो आपका डिपॉजिट है वो पे करने में नहीं किया है, या फिर डेट सिक्योरिटीज वो आपने प्रॉपर पे कर लिया है, अगर डिफॉल्ट किया तो आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सेकंड कौन सा, कि सर आपने क्या कर लिया है, आपने जो स्टैट्यूटरी यूज है जो एम्प्लॉय की, प्रोविडेंट फंड बोल दो आप, ग्रेच्युटी बोल दो, यस और नो, उसका कंट्रीब्यूशन आप पेमेंट करते हो, तो इन दैट केस आपने उसमें डिफॉल्ट कर दिया तो आप बोनस शेयर्स कभी भी इशू नहीं कर सकते, यस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, ऑब्वियसली मैं इक्विटी शेयर बोनस किसको दूंगा, जो काम कर रहा है उसको दूंगा, यस और नो। अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं तो मेरे ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा है उसको ही तो मैं दीपावली के टाइम पे बोनस दूंगा ना, जो काम नहीं कर रहा है क्या उसको बोनस दूंगा, एन आंसर इज नो। तो यहाँ पे भी सेम ही है कि जब आप बोनस शेयर दोगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देना पड़ेगा, आप कोई नए शेयर होल्डर्स को या जो नया इन्वेस्टर है उसको कभी भी बोनस नहीं दोगे, यस और नो। बोनस क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड, क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए, ठीक है। और जिसको आप बोनस दे रहे हो ना वो भी क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए, यस और नो, ठीक है। अभी सुनना सर, हमारी कंपनी सीए हब लिमिटेड, इसने बोनस शेयर डिक्लेयर किए कितने, 5 लाख, कितना कि 5 लाख के हम लोग क्या करेंगे सर, बोनस शेयर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अभी सुनना, सॉरी सॉरी, इसने क्या डिक्लेयर किया, डिविडेंड, क्या डिक्लेयर किया है, डिविडेंड। वंस द डिविडेंड डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो अभी कंपनी क्या बोलते हैं कि भाई डिविडेंड देना इससे बेटर हम लोग क्या देते हैं उसको, बोनस, क्या देते हैं, बोनस शेयर्स, ठीक है। यानी जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो आपने डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है उसको हटा के आप बोनस शेयर्स कभी भी नहीं दे सकते, यस और नो। यानी आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी चीज डिक्लेयर होने से पहले आप जो देना चाहते हो वो दे सकते हो, या कि जैसे ही वो डिक्लेयर हो गया तो आप उसको वापस रिकन्वर्जन नहीं कर सकते, यस और नो। यानी मैंने डिक्लेयर क्या किया था, डिविडेंड, और मैं क्या बोला कि भाई तेरे को पैसे से मतलब है ना, 5 लाख तू डिविडेंड का ले या 5 लाख बोनस शेयर्स का ले, बराबर, यस और नो। तो मैंने उसको अगर बोनस शेयर्स दे दिया है तो वो कभी भी नहीं चलेगा, यस और नो। यानी उन्होंने वही बोला यहाँ पे कि बोनस शेयर शैल नॉट बी इश्यूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड के अगेंस्ट
एंड डिविडेंड के बजाय आप उसको बोनस शेयर्स कभी भी इशू नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, यस और नो। तो ये आपका कौन सा बोनस शेयर्स का नॉर्मल प्रोविजन थे, ठीक है, यस और नो। इसके अंदर मेन पहला कौन सा, एओए में होना चाहिए। सेकंड कौन सा कि सर आपका ऑथोराइज होना चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, यस और नो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, यस। फिर कौन सा बोर्ड रिकमेंड करेगा, आपका सोर्स कौन सा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व। आप एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, उनसे आप बोनस शेयर्स का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फुल्ली पेड होने चाहिए, जिनको आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हो वो भी फुल्ली पेड होने चाहिए, और आप डिविडेंड के अगेंस्ट में कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। अभी सुनना, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको नवंबर 2018 में आया था, whether the issue of bonus shares in the ratio of 1:2 or 1:2 is permissible, वो अपने को पूछ रहा है, ठीक है। सुनना भी, ABC Limited has the following balance in their balance sheet as on 31st March 2018। इक्विटी कैपिटल कितना है 30 लाख, फ्री रिजर्व कितना है सर 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आपका 3 लाख, सीआरआर कितना आपका 4 लाख, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आपका 3 लाख। Directors of the company seeks your advice in following cases. Whether company can give bonus shares in the ratio 1:3, वो अपने को पूछ रहा है, ठीक है। सुनना अभी, सर कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितना 30 लाख, तो अगर 3 है तो उसको अपने कितना देना, 1 शेयर, तो कितना मिलेगा उसको सर 10 लाख का बोनस शेयर उसको इशू करना है, यस और नो। यानी कंपनी को टोटल पैसा अरेंज कितना करना है 10 लाख का। अभी ये 10 लाख कंपनी 3 जगह से अरेंज कर सकती है, एक तो फ्री रिजर्व, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक कौन सा आपका सीआरआर, यस और नो। अभी अपने को चेक करना है सर फ्री रिजर्व कितना है 5 लाख, कितना अपने पास 5 लाख, एसपी कितना है 3 लाख, और ये कितना है 4, तो टोटल कितना है 5 और 3 9, 9 और 4 13, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी अपने पास 12 लाख का फंड पड़ा हुआ है, और मेरे को बोनस शेयर कितना देना है 10 लाख, तो मैं इजीली उसको क्या कर लूंगा, बोनस शेयर इशू कर लूंगा। तो पहला केस कौन सा, यस सर कंपनी कैन इशू बोनस शेयर, बराबर ना, बिकॉज देयर इज अ सफिशिएंट फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड आपका कौन सा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सेकंड कौन सा, व्हाट इफ कंपनी डिसाइड टू गिव बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:2, वो क्या बोल रहा है कि अगर 1:2 में देना है तो सर कितना था अपने पास कैपिटल 30 लाख, कितना था अपने पास 30 लाख डिवाइड बाय 2, यानी कितना इशू करना पड़ेगा 15 लाख के बोनस शेयर इशू करने हैं। बट मेरे पास फंड कितना पड़ा है, मेरे पास फंड ही कितना पड़ा 12 लाख का, तो सर कंपनी 15 लाख के बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, यस और नो, याद रहेगा। इज दैट एनी डाउट, कुछ डाउट नहीं है, समझाइए। तो ये आपका कौन सा था बोनस शेयर्स का आपके प्रोविजन थे, ठीक है, यस और नो। अभी सुनना, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में क्या क्या डिफरेंस है, फटाफट खत्म करते हैं, ये आपको ऑलमोस्ट सिंपल है। पहला, ऑथोराइजेशन, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स डज नॉट रिक्वायर एनी ऑथोराइजेशन इन द आर्टिकल, यानी राइट शेयर्स के लिए एओए में कुछ भी प्रोविजन नहीं चाहिए, जबकि बोनस शेयर्स के लिए एओए में प्रोविजन चाहिए। कंसिडरेशन व्हेन राइट शेयर्स आर अलॉटेड द कंपनी रिसीव द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, बराबर ना, याद रखना राइट शेयर्स में कंपनी के पास पैसा आता है, बोनस शेयर्स में कंपनी के पास कभी भी पैसा नहीं आता है। For issue of rights shares, it is not a precondition that the shares held by the existing shareholder should be fully paid up. आप राइट शेयर्स पार्टली पेड अप शेयर्स को भी शेयर होल्डर को भी इशू कर सकते हो, बट बोनस शेयर्स उसको ही दोगे जिनके शेयर्स क्या है फुल्ली पेड अप, क्या है फुल्ली पेड अप, यस। Next, fourth, and new shares to be fully paid. Consideration for right shares, like any other issue of shares, is generally paid in installment by way of calls. Thus, the right shares may be partly paid. Right shares आप normally shares अपन क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, तो राइट शेयर्स आपके पार्टली पेड अप हो सकते हैं, बट बोनस शेयर्स आपके हमेशा कौन से होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। राइट टू रिनाउंस, जब मैं राइट शेयर्स किसी को इशू करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, उसको ऑप्शन देता हूं, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है तो रिनाउंसमेंट नहीं होगा, बट अगर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता तो रिनाउंसमेंट होगा, बराबर। तो वो रिनाउंसमेंट राइट शेयर्स में पॉसिबल है, बट बोनस शेयर्स में कभी भी रिनाउंसमेंट पॉसिबल है। तेरे को बोनस शेयर चाहिए तो ले ले, नहीं चाहिए तो मना बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो, याद रहेगा पक्का। तो ये अपना क्या था, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का डिफरेंस, ठीक है, यस और नो। चलिए, तो ये वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था सर, स्टॉक से। कहाँ से स्टार्ट किया था, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था सर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्या पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। फिर हमने पढ़ा राइट शेयर्स, क्या पढ़ा हमने, राइट शेयर। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बोनस शेयर्स, क्या पढ़ा हम लोगों ने, बोनस शेयर्स, यस और नो। तो ये आपको क्या करना, अच्छे से याद रखना है। जो भी पॉइंट है अगर नहीं समझना आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आया आप इसको मैक्स टू मैक्स क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी लोग पढ़ने वाले हैं, उनको ये वीडियो पहुंचे और वो क्या कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सुनो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप घर पे रहिए, एकदम सुरक्षित रहिए। चलिए।